सही है। आई गेस हमें लाइक अभी रिकॉर्डिंग वगैरह भी लाइक स्टार्ट कर दी होगी, तो हम लाइक इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मिडिल में ज्वाइन करेंगे, तो हम अगर बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे लगता है जो लोग पहले आए हैं उनके साथ जाती होगी। तो आई गेस अब्दुलरहमान हमें शुरू करना चाहिए इसको। चलो ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही सही सर? जी आवाज़ आ रही है। ज़्यादा दूर तो नहीं, माइक से सही है, ठीक है, ओके। स्क्रीन शेयर हो रहा है कि अभी बता दो अब? सारा सही है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं चौधरी अब्दुलरहमान, अभी जो मर्ज़ी कहना है कह लो। मैं करता क्या हूँ, ये करता हूँ मैं, ठीक है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ फास्ट न्यूज़ डेस्क लाहौर के मतलब सारी चीज़ें। पिछले साल जब मैं ख़ुद पढ़ रहा था आप लोगों के जिस तरह से आप लोग हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं था, तब मैं ये वीडियोस बना रहा था साथ, और मेरे लाइक बैचमेट्स देख रहे थे। मैंने इसके अंदर फ़ाइनल की बारी के लिए पहले की चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन मिड वन वगैरह वाली चीज़ें कवर नहीं की हुई हैं पहले। आगे जाके ऑब्वियसली मैंने और भी करता रहूँ, सेमेस्टर 2 के लिए भी है, आगे जाके सेमेस्टर 3 में भी आपके काम आती रहेगी। इसके अलावा इस डॉक का लिंक मैं आपको प्रॉब्ली इजीली अवेलेबल हो जाएगा, अभी ग्रुप में आ जाएगा। खैर, इसके अलावा बस बेसिक चीज़ें यही है, ठीक है, मैं ये करता हूँ। अब आते हैं आज की चीज़ के ऊपर। आज हमने जो वेबिनार रखा है उसके हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। पहला सेक्शन होएगा जिसके अंदर मैं लाइक फंडामेंटल आइडियाज़ जो कवर हो चुके हैं क्लास में, एक बार वो जल्दी से रिवाइज़ करवा दूँगा। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं सिलेक्ट करके, मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके अलावा फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होएगा, और उसके बाद एंड पे हम कुछ मिड जो सेशनल वंस थे वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1 के अंदर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो आईडी खोल लेते हैं। आपको ये तो पता ही है कि हम लिखते हैं जी इंट ए इक्वल्स 1, तो अभी एक नंबर स्टोर हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल्स इस तरह से कोई सेल है, ठीक है, हर किसी का इतना इतना साइज़ होता है जो मर्ज़ी है। अब जो इसके अंदर देखने वाली बात है वो डेटा टाइप्स की बात है। एक ही बस गौर करने वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वरना सारा कुछ आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप फ्लोट। अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सी आउट अगर मैं करता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये तो एक हमें फ्रैक्शन मिलनी चाहिए ना, या फिर एक डेसिमल के आगे ज़ीरो वगैरह, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 देती है आउटपुट हमें, क्योंकि यहाँ ये जो है ना ये इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो बस डेटा टाइप का यही देखना होता है कि इसको आप फिर यूँ कर दो, ठीक है। तो अब ये एक की डेटा टाइप में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक फ्लोट बन रहा है 3, तो ये 3 नहीं है, ये 3.00 है। तो अब मैं जब ये करूँगा ना, तो अब दोनों नंबर्स की डेटा टाइप्स जो है ना वो फ्लोट बन जाएंगे। वो दोनों की भी बताता हूँ क्यों, लेकिन यही है कि बस फ़र्क ये है कि डेटा टाइप का। जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे होते हो ना, मतलब इस तरह से इंट डिवाइडेड बाय इंट, तो आंसर हमेशा आपका आएगा इंटीजर के अंदर, और वो जो रिमाइंडर वाला हिस्सा होगा वो इग्नोर हो जाएगा। अगर आप उसका रिमाइंडर चाहते हो लेकिन, तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हो, ठीक है, मॉड्यूलो। तो ये आपको रिमाइंडर बताया था कि ठीक है यार रिमाइंडर 1 है। अब ये ऑब्वियसली फ्लोट के ऊपर काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं कोई 3.01 करूँ तो एरर आता है, क्योंकि एक्सपेक्ट करता है कि दोनों साइडों पे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब जब आप लिखते हो ना इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट, तो आपका आंसर हमेशा बड़ी वाली डेटा टाइप के ऊपर आता है, फ्लोट पे किसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो बस डेटा टाइप्स के अंदर यही चीज़ देखने वाली बकाया सारी सिंपल सी बात है कि चलो ठीक है इंट लिख दिया तो ये या इस तरह से हो सकता है। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा भी ना तो आगे ट्रंकेट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आएगा ही नहीं, खाली ये पहला हिस्सा आएगा, ठीक है। तो अभी इसमें तो कोई बात नहीं है, तो अब ये क्लियर हो गया, इसको भूल जाओ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर यही है कि इस तरह के सवाल दिए होते हैं मिड्स वगैरह के अंदर कि बताओ क्या आंसर आएगा। इस तरह के कुछ मैंने क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होएगा, तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है क्या। तो अगर आपने देखना हो तो आप आराम से गूगल भी कर सकते हो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस C++, वरना आपको वैसे ही बता देता हूँ। चलो यहाँ भी देख लेते हैं, तस्वीर बनी होगी क्यूट सी कोई। ये देख लें, ठीक है। ये प्लस प्लस माइनस माइनस पता नहीं आपने किए हैं या नहीं किए क्लास के अंदर। वो यही है कि अगर एक इंटीजर a है और इसको मैं a प्लस प्लस करता हूँ, तो ये बेसिकली इसका मतलब है a इक्वल्स +1, ठीक है। अब पोस्ट और प्रीफिक्स के डिफरेंस इतना ज़रूरी नहीं है, मेरा ख्याल है अभी आपको पढ़ाया नहीं होगा, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूँगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लेंगे, अगर किसी को मसला हुआ तो वो पूछ सकता है। खैर,
अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसके अंदर जो ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर वाले ऑपरेशन के। उसके बाद प्लस और माइनस आते हैं, वही मैथ वाला सीन है, ठीक है। और सबसे नीचे फिर हो जाती है इक्वल की। ऊपर यहाँ पे अब कुछ और भी आ जाती हैं चीज़ें, वो भी हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल यही है कि देखो यार ये भी होता है, तो उन्होंने कुछ सवाल ट्रिक करने के लिए दिए होते हैं इस तरह के। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि नॉट 3 क्या है। ये मैंने एक मिड के क्वेश्चन को ही कॉपी किया है वैसे बेसिकली। नॉट जो ऑपरेटर है ना वो असल में बूलियंस के साथ यूज़ होता है। एक बूलियन है यहाँ पे इज़ अलाइव फॉर एग्जांपल, और ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रू। तो अब मैं सी आउट करूँगा नॉट इज़ अलाइव, तो ये फॉल्स कर देगा, ये बस उसको उल्टा कर देता है, ठीक है। तो जब आप ये किसी नंबर के साथ करो ना तो वो समझता है कि ये भी ना एक बूलियन ही है, उसको इस तरह से ट्रीट करता है। तो बूलियन के अंदर यही होता है कि ज़ीरो जो होता है वो फॉल्स होता है, और कोई भी मैं नॉन ज़ीरो यहाँ पे डाल दूँ ना, मैं यहाँ पे -5 डाल दूँ, ये ट्रू समझेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉट इज़ अलाइव और इसको मैं रन करूँ, अभी इज़ अलाइव के अंदर मैंने डाला -5 है, लेकिन ये उसके अंदर स्टोर एज ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ट्रू का नॉट क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये इस तरह से हो जाता है। बस ये देखने वाली बात है, इसके अंदर कोई बात नहीं है। और वो जो एग्जांपल थी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस वाली, उसके अंदर यही है कि नॉट की जो प्रेसिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये ज़ीरो आउट हो जाएगी पूरी टर्म, ये यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, उसके बाद असल में ये वाला बस इवैल्यूएट होएगा। तो ये बस एक मिड में छोटी सी चीज़ थी, देखी मैंने, मैं का जिक्र कर दूँ। तो इसके अंदर भी कोई ख़ास बात नहीं है। अब आते हैं असल चीज़ों पे, इफ़ एल्स वाइल वगैरह लूप जो है। तो इफ़ जो है आपको पता ही है, अगर ये ट्रू होगा तो ये अगली लाइन चल जाएगी जो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखने वाली कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन के ऊपर काम करता है। अगर मैं इस तरह से ये करूँगा ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ 1 = 0, तो इसको खाली तब चलना चाहिए इसकी बॉडी को अगर ये ट्रू हो, लेकिन 1 = 0 नहीं होता तो ये नहीं चलेगा। लेकिन इसके अंदर जो एसोसिएटेड है ना वो खाली इसके इमीडिएटली आगे जो अगली स्टेटमेंट है खाली वही है, चाहे इंडेंटेशन लेवल इसका आप देखो वही वाला हो। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख दूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी बार पेपरों में उन्होंने इस तरह से किया होता है कि उन्होंने बिना वजह इंडेंट कर दिया होता है, जबकि वो उसका पार्ट भी नहीं होता, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये इसकी आउटपुट आपसे अगर पूछी जाए तो आपको देख के पता चलेगा कि खाली ये वाला हिस्सा चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। अगर इसको मैं ए कह दूँ, इसको मैं बी कह दूँ, तो 1 = 0 तो अगली वाली खाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये अगली वाली उससे अगली वाली चल जाएगी, चाहे वो इंडेंटेशन हुई हो ना हुई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इंडेंटेशन ही मैटर करती, वो पाइथन में करती है, इसमें नहीं करते, C++ में नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो खाली बी आ रहा है। अब इसी तरह से एक आध और छोटी बात है कि अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूँ, ठीक है, अब ये कोड है तो ये क्या करेगा, अब ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट कंसिडर होगी कि ये बेसिकली ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब ए और बी दोनों रन होंगे यहाँ वाले। तो काफ़ी बार उन्होंने ना मिड के अंदर वगैरह आउटपुट ट्रेसिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर इस तरह से किया होता है यू, ठीक है, कि सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया हुआ है, तो इंडेंटेशन ऐसे की हुई है जैसे ये हो जाएगा ये उसका हिस्सा है, लेकिन ये उसका हिस्सा है ही नहीं। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ट्रू, मतलब ये कोई ट्रू कंडीशन है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चलेगा, लेकिन इस तरह से कुछ, ठीक है। अब इफ़ एल्स के अंदर कोई ख़ास बात करने वाली है नहीं, यही है कि एल्स इस तरह से एल्स हो जाएगा और एल्स उससे अगला, ठीक है। अब एरर इसलिए तरह कि मैं सेमीकोलन डाला था। इफ़ एल्स के अंदर भी कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है सिवाय कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कभी कभी हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है सवाल की कि हम मल्टीपल चीज़ें चाहते हैं कि अगर ये ट्रू हो, मतलब इफ़ ट्रू, मतलब अगर ये कोई कंडीशन है A = B, मैं चाहता हूँ ये काम भी हो, और अगर A = B है ना तो फिर एक और काम भी हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कर लो कोई इंटीजर्स हैं ताकि ये सिंटैक्स आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लाइक दो काम हो। अब इस तरह से तो मैं लिख नहीं सकता बार बार कि यार ये भी काम कर दो, ये भी काम कर दो, इतने ज़्यादा इफ़ तो मैं लिखने से रहा, ये तो गलत, ये देख के पता चला कि गड़बड़ हुई भी है। तो इसका एक अच्छा तरीका होता है कि आप ये ब्रेसेस लगा लेते हो, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हो, तो अब आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये ट्रीट ऐसी होगी जैसे एक सिंगुलर स्टेटमेंट है। तो वही रूल है ना कि इफ़ के बाद जो इमीडिएट स्टेटमेंट है खाली उसी के ऊपर अप्लाई होती है इफ़ की बात, लेकिन उसके इमीडिएट जो आगे स्टेटमेंट है वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये ब्रेसेस वाली स्टेटमेंट है, तो आप इफ़ेक्टिवली मल्टी लाइन वाला बिहेवियर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई इफ़ की। और एल्स भी इसी तरह से काम करता है, एल्स के अंदर भी यही रूल चलता है, अगर मैं लगाऊँ नहीं, अगर मैं ब्रेस नहीं लगाऊंगा तो फिर ये खाली पहली वाली करेगा, अगर मैं ब्रेस लगाऊंगा तो ब्रेस के अंदर जो सारा कुछ है वो सारा हो जाएगा। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी हो गए, कोई भी ख़ास बात नहीं हुई अभी तक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब फिर आते हैं लूप्स के ऊपर।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इक्वल्स 5 वाइल a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल्स a माइनस 1। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि a जो है शुरू में 5 है, ठीक है, लूप में आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 5 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब इससे क्या होगा, 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब वो फिर से वापस आता है लूप जो है, और वो कंडीशन चेक करता है क्या 4 0 के बराबर है। ठीक है, नहीं है ना, तो ये नॉट इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब हम फिर से बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से करता जाएगा। फर्स्ट करो अब ए की वैल्यू इसी तरह से 1 हो गई है, तो वो देखते 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सही हो गया, एक और माइनस कर दिया। अब वापस जब इस बार आएगा ना, जब ए 0 के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब हम लूप से आगे निकल सकते हैं। तो अब आगे जो नीचे जो भी यहाँ पे कोई कोड है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, अब वो रन होएगा। तो वाइल लूप बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब इसके अंदर भी काफ़ी बार इस तरह की उन्होंने आउटपुट ट्रेसिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम्स में मजाक किया होता है कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब ये एक इन्फिनिट लूप चल गया, क्योंकि आप देख रहे हो कि a इक्वल 5 है, असल में इसके अंदर कोई स्टेटमेंट कुछ लिखी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा काम, और बस बार बार एक ही कंडीशन चेक करी जा रहा है और वो हमेशा ट्रू है, तो बार बार इस तरह से हो ही जा रहा है, पागल हो गया। ठीक है, तो ये कभी कभी उन्होंने कहा होता है कि चलो प्रोग्राम के अंदर गलतियाँ ढूंढो, तो ये वाली एक गलती वो मजाक में कर देते होता है। अब इसी तरह से ब्रेसेस हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है सारा, कोई भी नई बात नहीं। ठीक है, अब वाइल लूप की एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इस तरह से है कि अगर हमें कहते हैं कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाइल a इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ सी आउट a, और मैं हर इटरेशन के बाद a को a के अंदर 1 ऐड करी जा रहा हूँ। तो एक कंपाउंड असाइनमेंट होती है, मेरा ख्याल है पढ़ी होगी आपने। अब चलो मैं इसको साथ न्यू लाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हर अलग अलग लाइन पे आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले आता है कंडीशन ट्रू है, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, हाँ, तो फिर बॉडी में आ जाता है, बॉडी में जो लिखा हुआ है काम वो काम करेगा, फिर से ऊपर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है वापस आ गया, अगर फॉल्स है बाहर आ गया। तो ये इस तरह से चलता रहता। अब इसके अंदर वाइल लूप अगर आपको आ गया तो आपको फॉर लूप भी आ जाएगा, इसके अंदर कोई ख़ास नई बात नहीं। अब आप देख रहे हो कि मुझे हर बार ना, काफ़ी बार अगर आप वाइल लूप लिखना शुरू हो जाओ, आप इस्तेमाल ज़्यादा से कर रहे हो, आप एक चीज़ नोट करोगे, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइक शुरू में मैं कोई वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ गिनने के लिए कि कितनी इटरेशंस हुई हैं, यहाँ पे मैं बार बार इसको 1 प्लस 1 करी जा रहा हूँ और कंडीशन है कोई। तो ये चीज़, यही लूप मैंने अगर लिखना हो ना, तो एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ जो वहाँ पे स्टेटमेंट थी। अब ये वही काम हो रहा है, एग्जैक्टली वही काम हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर के अंदर। तो वाइल लूप के अंदर जब हमें बार बार ये लिखना पड़ता था, तो उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना लें। तो अब जो इनिशियलाइजेशन है कि ए की जो पहली वैल्यू होएगी वो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगा, जैसे हम इधर यहाँ पे एक बार चलते थे। ठीक है, या आप बेशक बाहर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरह से लिख दो, एक ही बात है ये पे। ठीक है, अब उस तरह से लिख दो या अंदर लिख दो, एक ही बात है, तो मर्ज़ी है आपकी, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, वही वाली चीज़, और यहाँ पे आ जाती है लाइक जब ये स्टेटमेंट पूरी हो जाए तो उसके बाद मैंने क्या करना है। तो अब इसको ड्राई रन करते हैं। शुरू में आएगा इंटीजर a डिक्लेयर हुआ है कि एक, चलो ठीक है, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल पड़ा हुआ है a, ठीक है, अब उसके अंदर हमने 1 सेट कर दिए, ये इनिशियलाइजेशन थे। ठीक है, ये सिर्फ एक बार चलेगा, फिर कभी भी नहीं चलेगा, अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब कंडीशन उसके बाद फिर से चेक होएगी, ये नहीं है कि हमेशा एम ही चल जाता है। अगर ये इनिशियलाइजेशन करके ये फॉल्स होता ना, तब अगर मैं यहाँ पे लिख देता लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कभी भी ना लूप चलता, तो पहली बार भी चेक होता है। ठीक है, अब ये चेक करेगा, यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है ना, तो a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम 1 लिख देते हैं। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल 5 इक्वल टू ट्रू, ट्रू है तो बॉडी में आ जाओ, अब प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब जब लूप ख़त्म हो गया, पहले वो लूप कंडीशन पे चला जाता ना साथ ही, अब पहले यहाँ पे आएगा ये a प्लस प्लस, ये किसने मांगी, अच्छा है जो भी, a प्लस प्लस या a प्लस इक्वल्स 1 एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट कर देगा, तो अब a के अंदर जो वैल्यू है ना, वो 1 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गई। अब उसके बाद ये लूप कंडीशन चेक होएगी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है,
अगर ट्रू है तो अंदर आ जाओ, ठीक है। तो वही सारा सीन है इसका, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये बस वही चीज़ लिखने का ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी आदत हो जाएगी, अगर आपको अभी अनइंट्यूटिव भी लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें होंगी लूप्स के बारे में, ठीक है। अब हम इनको प्रॉब्लम में किस तरह से सॉल्व करना है, और सेमी कॉलन इंडेंटेशन ट्रिक्स तो मैं साथ साथ बताता गया हूँ कि क्या क्या है। कि अगर मैं यहाँ पे वाइल की तरह ही है, मैं अगर यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दूँ तो ये इसका यही मतलब है कि इसके साथ कोई भी स्टेटमेंट एसोसिएटेड नहीं है, बस इन्फिनिटली पागलों की तरह चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर लूप की एडवांटेज है कि इसके अंदर ही है ए प्लस प्लस, तो ये इन्फिनिट लूप नहीं चलेगा वाइल की नस्बत। खैर इतनी सी बात थी लूप्स की, अभी तक कोई भी नई बात नहीं, बस रिवीजन हुई है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, ठीक है। रिवीजन हो गई ख़त्म। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी कॉमन किस्म की प्रॉब्लम है जो पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो है एरर ट्रेसिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको इस तरह से कुछ कोड दिया होता है, अब आपको पता ही है कि एरर की 3 इकसाम होती हैं, सिंटैक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर। तो आपने वो हर किस्म का एरर फाइंड करना है। तो उन्होंने बताया हुआ कि मैं चाहता ये हूँ कि मेरा प्रोग्राम ये करे, और आगे कुछ कोड लिखा हुआ है। तो अब हम वही देखते हैं। सबसे पहला एक बड़ा ऑब्वियस एरर है कि सेमी कॉलन नहीं डाले हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है इन्होंने सीडो कोड लिखा हो, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था फॉलोइंग C++ कोड। तो अब आपको ये हर जगह पे ना ये सेमी कॉलन वगैरह लगाने पड़ेंगे, और जहाँ पे प्रिंट है उसकी जगह आपको सी आउट वगैरह करना पड़ता है। बस कुछ भी नहीं है, छोटा सा मजाक है, ठीक है। जो चीज़ देखने वाली थी मैंने साथ साथ बता दी, लेकिन ये इस किस्म के सवाल बड़े कॉमन होते हैं, मुफ्ते के मार्क्स वाली बात है, तो टाइम भी नहीं लगता। अब उसके अलावा एक और कॉमन जो सवाल की किस्म है ये ड्राई रन प्रॉब्लम्स। अब ड्राई रन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, आपको कुछ कोड दिया हुआ और आपसे कहते हैं आउटपुट निकालो, ठीक है। कोई आपको आईडी वगैरह नहीं अलाउड, आपको बस कोड दे देते हैं, आपने आंसर निकालना। जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ रही होती है ना, जो हमारे टर्मिनल में यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, ये वाली चीज़ आपने बस बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब तो जब आपको ये आए, आपने बेसिकली कोई घबराने वाली बात नहीं, ज़्यादा सा कोड देख के लोग घबरा जाते हैं। आपने सिर्फ ऐसे करना है जैसे आप कंप्यूटर हो, जो इंस्ट्रक्शन आ रही है बस वो कर देनी है। कागज़ खोला, अच्छा इन्होंने कहा इंट नम आर आउट एक्स, ये EXP, ठीक है। तो ये कुछ 4 वेरिएबल्स बना लिए हैं इसने, ठीक है। 4 मैं डब्बे बना लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया 1 2 3 और ये चौथा। इनके नाम क्या हैं? एक का नाम है नम, एक का नाम है आर, एक का नाम है आउट, और एक का नाम है EXP। अब कुछ में तो अभी गार्बेज पड़ा हुआ है, अभी ये अनइनिशियलाइज्ड है, कुछ भी हो सकता है मेमोरी के अंदर इनकी जगह, लेकिन कुछ के अंदर ये जो आउट और EXP है इनकी वैल्यूज़ बताई हुई है, तो हम वो लिख देते हैं। तो आउट की वैल्यू 0 है, EXP की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब सी आउट एंटर नंबर, ठीक है। एंटर करने पहले ही आउटपुट आ गई जी, एंटर नंबर, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने कुछ सी इन किया हुआ है, अगर मैं खोलूँ, उन्होंने सी इन किया हुआ है, ठीक है। अब सी इन ऑब्वियसली यूज़र से इनपुट ली जा रही है, और उन्होंने बता दिया हुआ है कि हम इसके अंदर 624 इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल के अंदर है कि अस्यूम के नम के अंदर जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 624 है, तो यहाँ पे आ जाएगा नम स्पेस कॉलन, उसके बाद 624 इसने यूज़र ने एंटर कर दिया। तो अब ये जो नम वाली वैल्यू है, यहाँ पे जो पहले गार्बेज पड़ा हुआ था, यहाँ पे ऐसा साइज़ बड़ा कर लूँ, हाँ, यहाँ पे जो गार्बेज पड़ा हुआ था वो ओवरराइट हो जाता है, और उसकी जगह आ जाते हैं नई वैल्यू जो कि है 624। तो ये स्टोर हो गया। अब अगला काम क्या है, वाइल नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 624 1 से ज़्यादा है ना? तो अब अंदर बॉडी में आ जाओ चुप करके। अब R जो है उसको हम असाइन करें एक नई वैल्यू, नम मॉड्यूलो 10। अब नम मॉड्यूलो 10 क्या होगा? बेसिकली अगर मैं 624 को डिवाइड करूं 10 से, रिमाइंडर क्या आता है? तो हम करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 6 एज इट इज़ नीचे उतर गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 डाल दूँगा, 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया, नीचे उतर गया। बेसिक बस हमने डिवीजन कर दी कि ठीक है, यहाँ पे 62 ऊपर आ गया, और यहाँ पे हम -20 करते हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है। रिमाइंडर 4 आ रहा है ना, वही R की वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 आ गया। यही कहा है मॉड्यूलो, ये जो होता है परसेंटेज का सिंबल, ये बस रिमाइंडर ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आ जाएगी, R के अंदर 4 स्टोर हो गया। अब नंबर के अंदर हम जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, फ्लोट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मैंने पहले बात की थी।
तो अब ये 624 की जगह खाली 62 पड़ा रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे उन्होंने अगली लाइन में किया हुआ है आउट इक्वल्स आउट प्लस आर इंटू ई एक्स पी। तो मतलब आउट की जो पहली वैल्यू है मतलब 0, ठीक है, प्लस आर, ठीक है। आर की क्या वैल्यू है वो यहाँ से देख लो, 4 है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई एक्स पी से, तो ई एक्स पी हमारे पास शुरू में 1 था, तो ये तो 4 हो गया। अब ओ के अंदर पे यहाँ पे आ जाएगा 4 0 की जगह यहाँ पे। तो इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने ना बस कागज़ के ऊपर ये डब्बे वगैरह ड्रॉ कर लेने हैं, रफ वर्क करोगे, इनकरेज्ड होता है। आप अगर एक टीचर है ना ये चेक कर रहा है, वो देखेगा कि चलो इसने सारा ये ड्रॉ की है मेमोरी वगैरह, तो इसको समझ आ रही, इसने अभी छापा नहीं हुआ, तो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है अगर आप ये करो, और आपके आंसर्स भी हमेशा बिल्कुल सही आते हैं। ऑब्वियसली कुछ कभी कभी जल्दी भी करना होता है, लेकिन इतना मसला नहीं होता। तो ये बस ड्राई रनिंग के अंदर जनरल आइडिया है। इसी तरह से मैं करता जाऊँगा, आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा हम बस कंप्यूटर की तरह वापस ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे नम की वैल्यू अपडेट हुई है। इसी तरह से भी 62 थी ना, अगली इटरेशन में क्या होगा 6 हो जाएगी, उसके बाद अगली में क्या होगा 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, वही हमने करते जाना है, और जो एंड पे आउटपुट आ रही है हम इस तरह से करते जाएंगे, कोई भी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये भी मुफ्ते के मार्क्स ही होते हैं, बस आपने कागज़ पकड़ लेना और उसके ऊपर मेमोरी, आपको बस रूल्स पता होने चाहिए। तो वो तो कोई ख़ास बात है नहीं, अभी तक आपने कुछ भी इतना मुश्किल नहीं पढ़ा, अभी आपका मिड वन आराम से अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये देखो क्या पढ़ा है अभी तक, ये मॉड्यूलो पढ़ा है, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेशन डिवीजन पढ़ी है, बस ये और क्या हो रहा है इसमें। ये मैंने मिड से ही लिया है, ये 22 का मिड, ठीक है। तो ये मुफ्ते के मार्क्स होते हैं, पेपर जब आता है काफ़ी लोग घबरा जाते हैं ज़्यादा सा कोड देख के कि यार ये मैं कैसे निकालूं, तो बस आप ये प्रोसीजर है आपके सामने है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अब हम आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। अब पीएफ के कोर्स के अंदर एक बड़ी एम्फेसिस आती है एक चीज़ के ऊपर कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स देंगे, कुछ मैथ से रिलेटेड होंगी, कुछ और वगैरह। तो एक बड़ी बेसिक से शुरू करते हैं हम। हमें सवाल दिया हुआ है टेक मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स सेपरेटली फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। 5 हमें डब्बे चाहिए मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमें स्टोर करना होगा। यूज़र इनपुट 5 बार ले रहे हैं ना, तो 5 बार स्टोर कर लेंगे। उसके बाद आपने निकालने हैं, अच्छा नहीं, आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के जो है ना वो 100 है, और ऑब्वियसली मिनिमम 0 होंगे। आपने कैलकुलेट करने हैं टोटल मार्क्स और प्रिंट कर देना है। कहा ये हुआ है, लेकिन असल में जो आउटपुट के अंदर एग्जांपल दी हुई है वो एवरेज की दी हुई है। अब ये फास्ट मूवमेंट ही है, लेकिन दोनों सूरतों में मुश्किल नहीं है। क्या कोड है, बस यही है ना कि लाइक इंट S1 S2 S3। वैसे तो अरेज ज़्यादा अच्छी रहेंगी इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं हुई। अब और हर किसी के लिए आपको बस एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स वगैरह, ये असल में अरेज वाली प्रॉब्लम है, बिना वजह इसमें दी हुई है। बस आपको गंदे गंदे काम करने पड़ेंगे, यूँ आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा सा, ठीक है। और आप ये कह दोगे अब S2 के लिए बताओ, S2 के लिए बताओ, सॉरी S3 के लिए बताओ और 4 के लिए बताओ। आपने इस तरह से ले लिए, फ़र्ज़ करो आपके पास वैल्यूज़ आ गई इस तरह से। अब आपने करना क्या है, बस सी आउट कर देना है S1 प्लस S2, तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब हम लाइक एक और प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं। आपको बताया हुआ है कि 3 पॉइंट्स इनपुट होंगे। अब 3 पॉइंट्स जब होते हैं, मैथ के पॉइंट्स की बात हो रही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स 2 नंबर हम स्टोर कर रहे हैं ना, तो एक हम वैसे फ्लोट बेहतर रहेगा, फ्लोट ही कर लो, ठीक है, एक्स और वाई। लेकिन हमने खाली एक पॉइंट नहीं करना, हमने 3 पॉइंट करना है। तो ये इसको हम कहते हैं x1, इसको कहते हैं x ऑफ 2 y ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स हमने डिक्लेयर कर लिए उसके अंदर मेमोरी के अंदर जगह कि चलो ये 6 जो डब्बे हैं इनका ये मतलब है, हमने नाम दे दिए। अब पॉइंट्स इनपुट लेनी है। अब प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स एज इनपुट 3 पॉइंट्स एंड टेल वेदर द पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल्ड और स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस के अंदर यही होता है ना कि 2 साइडों की लेंथ बराबर होती है। इक्विलेटरल के अंदर ये होता है कि 3 साइडों की लेंथ बराबर होती है। और राइट एंगल के अंदर होता है कि एक राइट एंगल है, और एक स्केलीन ट्रायंगल ऐसी होती है जिसके अंदर कोई भी साइड ना बराबर हो। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। स्केलीन ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर नो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एक जो नाम भूल गया, हाँ, आइसोसेलेस जो है उसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी डिफरेंट है, ठीक है, थर्ड डिफरेंट। और इसी तरह से इक्विलेटरल के अंदर सारी 3 इक्वल होती हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसके अंदर आप अभी
अगर खाली देखो ना इन सब के अंदर पहली तीन के अंदर एक चीज़ कॉमन है, साइड्स की जो लेंथ है ना वो कंपेयर की जा रही है। चलो ठीक है, इसके अंदर है कि तीनों इक्वल हैं, एक्विलेटरल के अंदर है तीनों इक्वल हैं, ठीक है। आइसोसेलेस के अंदर है चलो दो इक्वल हैं, और स्केलियन के अंदर है कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। तो आपको देख के पता चल रहा है कि इनकी लेंथ निकाली जाएगी और ये कंपेयर की जाएगी। तो इसी रिलेशनशिप को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। आपको शायद ये पता हो, आपने शायद इस तरह से ज़्यादा देखा हो, एच स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस का जो थ्योरम है। तो ये भी तो साइड्स की लेंथ्स के बीच में रिलेशनशिप है ना, तो यही बस यहाँ पे इस्तेमाल होएगा। आपने करना क्या है, आपने ना एक फ्लोट बना लो, बेशक लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी और लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए था, ठीक है, ये पॉइंट बी था, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो वो मैथ का फॉर्मूला लग जाता है, आपको पता ही है, वो स्क्वायर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, सॉरी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और फिर बाद में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये माइनस x2 का, अब स्क्वायर का मैं फंक्शन कॉल करूँ या ना करूँ, चलो कर ही लेता हूँ। ये इस तरह से आप एक साइड का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बस ये रीजनिंग की बात ही है कि आपने बस थोड़ा सोचना है कि अच्छा क्या हो रहा है, और उसके लिए ऐसे कर रहा है। ये बस इसका आंसर होएगा। आपको पता चल जाएगा ए बी की लेंथ कितनी है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आपको जब आप बकाया पॉइंट्स को कंपेयर करोगे, आपस में डिस्टेंस कंपेयर करोगे, आपको पता चलेगा बी सी कितनी है, सी डी कितनी है। आपने फिर बस इफ़ लगाना है, चलो ठीक है, कि इफ़ ए बी इक्वल्स बी सी, अच्छा अब ये डबल इक्वल्स होता है हमेशा, सिंगल इक्वल करोगे वो असाइनमेंट कर देगा, वो ए बी के अंदर बी सी डाल देगा, और यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ए बी आ जाता है। लेकिन आपने डबल इक्वल्स लगाना है। खैर, ए बी इक्वल्स बी सी एंड बी सी इक्वल्स सी डी, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम कह लेते हैं चलो ठीक है कि ये जो है ना ये एक्विलेटरल है, ठीक है। इसी तरह से एल्स इफ़, ये मैंने कवर नहीं किया था, तो ये तब चलेगा जब ये ऊपर वाली ट्रू नहीं होएगी और ये जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर है ये ट्रू होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी और बी सी इक्वल्स, चलो एक सेकेंड, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, तो चाहे वो ए, अच्छा एक सेकेंड हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब चाहे ए बी बी सी के इक्वल हो, ठीक है, या ए बी ए सी की इक्वल हो, या बी सी ए सी की इक्वल हो, इन दोनों केसेस के अंदर आपने बता देना कि आइसोसेलेस है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि तीनों के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे हम नीचे आ गए हैं, अगर ये वाली चीज़ नहीं चली तो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप करते जाओगे और एंड पे एक और इस तरह से एल्सिफ लगा लिया और एक और एल्सिफ लगा। अब आखिरी वाला जो एल्स होएगा उसके अंदर हम कह लेंगे चलो ठीक है, ये चलो मैं ये लिख ही देता हूँ सही से, ए बी इक्वल्स सी डी और ए बी और बी सी इक्वल्स सी डी। तो हमने वो जो तीन केसेस कहे थे ये वो आ गए, तो आइसोसेलेस होएगी इन केस में। और उसके अलावा एक केस हम कह देते हैं कि चलो ठीक है कि तीनों ही बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगी स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन एक केस हम बीच में अब खा गए थे, वो है पाइथागोरस वाला। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि चलो ए बी इंटू ए बी इक्वल, अब आप बस मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कर लोगे ना, आप तीन कंडीशंस बनती हैं। अब एक सेकंड, अब आपको नहीं पता कि आपको अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, अब आपको नहीं पता कि नाम ये दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, राइट। लाइक आपको क्या पता कि ए ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, तो आपको ये खुद निकालना पड़ेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि चलो अब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि या तो साइड बी सी हाइपोटेन्यूज़ है, या साइड ए बी हाइपोटेन्यूज़ है, या साइड ए सी हाइपोटेन्यूज़ है, ठीक है। तो हम पहले अस्यूम कर लेते हैं चलो ये साइड ए सी है, जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाई है, हाइपोटेन्यूज़। तो फिर इस केस के अंदर ये अगर ट्रू होगा ना तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह से हम बकाया सब के अंदर भी
AC मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ क्या? कर लेना, मैं CD किया हुआ नाम अजीब। AC, मैं जहाँ पे भी CD बोला था उसका ये मतलब था। खैर, अच्छा, AC इंटू, हाँ ठीक है। तो अब तीन जो पॉसिबिलिटीज़ थी राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए, कि या तो ये हाइपोटेन्यूज़ है, या ये हाइपोटेन्यूज़ है, या ये हाइपोटेन्यूज़ है। तो अगर हाइपोटेन्यूज़ होएगा तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम वो अपनी बकाया दो साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होएगा। तो इसी तरह से है, बस आपको वो यहाँ पे मैं AB अस्यूम कर लूँगा और इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं थी, बस प्रॉब्लम समझनी थी और उसके बारे में सोचना था। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग से ज़्यादा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस था। हमें एक प्रॉब्लम दी हुई थी, हमने उसके बारे में मुख्तलिफ केसेस के बारे में सोचना था कि अच्छा अगर ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये क्या, तो उसके अंदर हमने इफ़ एल्स यूज़ किया ज़्यादा। बस यही उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये आ जाता होता। अब एक मेरे दौर में बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था, रिवर्स अप गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आपको कोई इनपुट आती थी, कोई पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से, ठीक है, और आपको कहा जाता था कि रिज़ल्ट के अंदर ना आप इसका रिवर्स स्टोर करो, ठीक है। मतलब आउटपुट जो आनी चाहिए वो, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए 4 3 2 1। तो अब ये कैसे करना, तो उसके लिए आपको ना ये दो ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं आमतौर पर, ठीक है, रिमाइंडर वाला और डिवीजन वाला। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हम ये लिखते हैं while a इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलो मैं पहले ये करने से पहले मैं सोल्यूशन ही बताने से पहले थोड़ा बताता हूँ पहुँचते कैसे हैं, वरना स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, सोचना कम पड़ेगा। आपके पास एक नंबर है 1 2 3 4। अभी मैंने एक डिवीजन वाला सवाल किया था, उसके अंदर आपने देखा था कि जब मैं 10 से डिवाइड करता था ना तो रिमाइंडर हमेशा ये वाला नंबर आ रहा था और क्वोशंट के अंदर ये आ रहा था, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 करता हूँ तो पहली बार ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 2 रिमाइंडर उतर गया, 20 बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हो रहा था, है ना। 3 रिमाइंडर उतर गया था, फिर इस तरह से चलते गया था, और एंड पे हमारे पास रिमाइंडर फिर 4 आ रहा था जब हमने इसको 30 बना दिया था। तो क्वोशंट जो होता है ना हमेशा इस वाले नंबर को एक्सक्लूड करके बकाया सारे हैं जब आप 10 से डिवाइड करो, खाली 10 के लिए है ये। और जो रिमाइंडर होएगा हमेशा आपको आखिरी नंबर दे देगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो आखिरी नंबर है ना वो हम किसी तरह ना रख लेते हैं किसी नंबर के अंदर। फ़र्ज़ करो हमें पहले पता है, पहले प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह लेते हैं कि ये नंबर है और हमें पता है कि हमेशा चार डिजिट्स का आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले इनको अलहदा कर लूँ, बाद में मैं इनको मल्टीप्लाई वगैरह करता रहूँगा और निकाल लूँगा रिज़ल्ट। मतलब अगर मेरे दिमाग में चलो एक सोल्यूशन ये आया कि मैं चलो एक के अंदर ये कर लूँगा, एक के अंदर ये कर लूँगा और एक के अंदर मैं ये कर लूँगा। इस तरह से मैं ना बस आखिरी निकाली जाता हूँ किसी तरीके से और मैं वो इस तरह से कर लेता हूँ। वैसे ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम काफ़ी फंडामेंटल चीज़ों से आएंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते जाएंगे। अभी हम देखते हैं। तो अभी हम कहते हैं चलो ठीक है, जो ए होगा ना वो इसका छोटा वाला सबसे होगा। इसके अंदर मैं 4 चाहता हूँ, इसके अंदर मैं 3 चाहता हूँ, इसके अंदर मैं 2 चाहता हूँ और इसके अंदर मैं 1 चाहता हूँ। तो 4 निकालने के लिए तो बड़ा आसान तरीका है कि मैं नम मॉड्यूलो 10 लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगला निकालना है, अब मैं क्या करूँगा, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि किसी तरीके से ना मैं 1 2 3 4 जो है इसके अंदर 4 को इग्नोर करूँ और फिर से मैं वो मॉड्यूलो 10 वाला मेथड यूज़ कर लूँ और मैं खाली 3 गेट करूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं चलो मॉड्यूलो 100 कर लो तो ताकि आपको ये पूरा नंबर मिल जाए, फिर आप -4 कर लो और उसका डिवाइड बाय 10 कर लो। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप साथ नम को ना यहाँ पे डिवाइड कर लो, नम डिवाइड बाय इक्वल टू 10। अब इससे क्या होगा, अब नंबर के अंदर जो पड़ा है ना खाली 1 2 3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब मैं फिर से वही चीज़ लिखूँगा नम मॉड्यूलो 10 तो अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं नम से डिवाइड करी जाऊँगा और मैं वही चीज़ लिखता जाऊँगा और ये कोड चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो यार मैं एक ही चीज़ बार बार कही जा रहा हूँ, क्या मैं किसी तरीके से लूप से नहीं कर सकता। तो अब वही करने का तरीका ये है कि आप ये सारा कुछ इतना ज़्यादा करने की जगह आप बस ये कर दो कि वाइल हम रेज को फ़िलहाल इक्वल टू 0 कह लेते हैं, रिज़ल्ट जो है हमारा, ठीक है। वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम बार बार नंबर को डिवाइड करी जा रहा था ना। जब नंबर ख़त्म होएगा तो सारी बात है मैं या इस तरह से अगर मैं कर रहा हूँ तो आंसर 0 आएगा। मैं पहले डिवाइड किया तो 1 2 3 आ गया, उसके बाद मैंने किया 1 2 आ गया, उसके बाद किया 1 आ गया। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा 0 ही आंसर आएगा ना, ठीक है। पास्ट पॉइंट आपका कम से कम 0 आना ही है
जब ख़त्म हो जाएगा नंबर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया, बाउंड्री कंडीशन ये होगा। अब जो नंबर है मैंने उसका खाली आखिरी वाला लेना है, और मैंने उसको ना ज़ीरो रेज के अंदर मैंने डाल रहा हूँ, ठीक है, नम मॉजुलो 10, ठीक है। लेकिन इसको मैं ना प्लस इक्वल्स लिखूँगा। अब इसकी क्या वजह है, अभी बाद में, चलो मैं पहले इक्वल्स करता हूँ, बाद में हम जब मसला आएगा तो खुद ही देख लेंगे। अब नम डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड बाई इक्वल टू 10। तो अब यही होगा कि अगर मैं इसको सी आउट करवाना हो ना तो ये सही हो जाएगा। अगर मैं अब करूँ रिज़ल्ट, मैं सी आउट रिज़ल्ट करा रहा हूँ तो ये उल्टा ये 4 3 2 1 प्रिंट करा देगा, ठीक है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि सबसे पहले आखिरी वाला नंबर लेता है, रिज़ल्ट में रख लेता है, ठीक है, और नम को ना फिर अब यहाँ पे वो 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है, रेज के अंदर हमने रखा था उसका आखिरी वाला लेटर, आखिरी डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से अगली बार फिर से आता है, देखते हैं 1 2 3 जो है नम की वैल्यू वो 0 नहीं है, तो आगे जा जाओ इस तरह से। लेकिन जब मैंने स्टोर करना होगा ना तो मुझे मसले होंगे, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने अगर स्टोर करना होगा ना तो उसके अंदर मुझे ये करना पड़ता है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे सी आउट रेज करूँ, अब इसके पीछे मैं लॉजिक अभी बाद में समझाता हूँ, पहले बस देख आपको रन करके दिखा देता हूँ कि आंसर सही आ रहा है। एक सेकंड मैंने कोई बोंगी मारी है, इंटू इक्वल, चलो ठीक है, ये है इसकी कंडीशन, नम 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ओके, ये भी नहीं है, प्लस इक्वल्स नाम, तो ठीक है, अभी देख लेते हैं, ट्राई रन कर लेता ना। नंबर आया 1 2 3 4, ठीक है, मैं रिज़ल्ट 0 कर दिया। अब नम कंडीशन, चलो ठीक है, अगर 1 2 3 4 है, रिज़ल्ट के अंदर हम स्टोर करें आखिरी वाला डिजिट, और उसके बाद हम नम तो अब रिज़ल्ट के अंदर पड़ा हुआ है 4, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अच्छा ये मुझे वैसे सोल्यूशन पता चल गया ये है, लेकिन पहले हम वही रन करते हैं ताकि गलती जो आई है वो देख आप भी अपने कोड से निकाल सको, पेपर के अंदर भी कर सको। ये लिख लें हम, कहाँ पे गया, ठीक है। अब रेज सॉरी नम 1 2 3 4 था ना, डिवाइडेड बाय 10 करोगे 1 2 3 हो जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अब ये 40 बन जाएगा। फिर अब अगली बार जब मैं ऊपर आऊँगा ना फिर से यहाँ पे, तो नम की जगह 1 2 3 पड़ा होगा, तो इसका आखिरी डिजिट 3 होगा, सही है। अब रेज के अंदर 3 पड़ा हुआ है, अब 1 2 3 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 1 2 रह जाएगा, और अब मैं रेज के अंदर अब ये मल्टीप्लाई इक्वल 10 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं सॉरी, ये रेज के अंदर प्लस इक्वल्स हो रहा है, प्लस इक्वल्स इसलिए हो रहा था कि ताकि 43 बन जाए। अब 43 है, उसके बाद ये 430 बन रहा था। अब एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं भी बीच में गड़बड़ कर दी थी। फिर से शुरू से बताता हूँ हम कर क्या रहे हैं। नंबर आ रहा है हमारे पास, हम उसका ये जो नंबर है ना ये साइड पे करके रख रहे हैं। अब मैंने 4 यहाँ पे रख दिया, और उसका मैं खाली इस नंबर को अब देख रहा हूँ। फिर उसका ये वाला जो नंबर है ना वो साइड पे रख रहे हैं, और उसके बाद मैं खाली ये नीचे वाला ये वाला नंबर देख रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटली हम जो कर रहे हैं वो ये है। अब इसका ये आखिरी नंबर निकाला, इस तरह से चलते गया, और आगे 1 पे आ गया, 1 वहाँ यहाँ पे आ गया, और अब जब ये 0 पे आएगा तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, लूप ख़त्म हो जाएगा। ये हमने तरीका निकाला। अब इसको करने के लिए ना हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है हम एक ही वेरिएबल यूज़ करें, काम आसान हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट वाला वेरिएबल है, शुरू के अंदर हम इसको 4 डाल दिया, चलो ठीक है 4 डाल दिया हमने। अगली बार जब आता है तो हम चाहते हैं कि ये 43 बन जाए, ताकि इसी तरह से होएगा ना 4 3 2 1 उल्टा होएगा। तो हम इसलिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 यहाँ पे कर रहे हैं रिज़ल्ट को, ठीक है। इसको असल में हम यहाँ पे कर रहे हैं आखिरी नंबर साइड पे करने से पहले, ठीक है। और उसके बाद हम जब ये 40 हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्लस कर रहे हैं ये वाला नंबर 3। तो हमें जब भी अब अगला नंबर मिलेगा ना, अब यहाँ पे अगर 43 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 43 पड़ा, तो अब मैं यहाँ पे 2 पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 430 बनाऊँगा, उसके बाद +2 कर दूँगा, तो ये 432 बन जाएगा। इसी तरह से ये अब एक स्केलेबल अप्रोच बन गई है, एक लूप से हम काम कर रहे हैं, ना कि हमने हार्ड कोडेड काम किया हो। अब ये चल जाएगा, चाहे ये नंबर जितने मर्जी डिजिट्स के ऊपर हो, ये चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्पेशली क्योंकि ये वाला हिस्सा मैं थोड़ा काइंड उसके अंदर ही घुस गया था,
अब बस देखने के लिए कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, थोड़ी देर अभी एक ब्रेक लेते हैं जिसके अंदर खाली आप बताओगे कि आप लोगों को कोई मसला हुआ हो अभी तक। वापस इधर आ जाते हैं। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स कवर किए हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, किसी को कोई मसला हो चैट में बोल दो। अगर नंबर के बीच में ज़ीरो आ गया तो चलो रन करके देख लेते हैं। चलो फ़र्ज़ करो हमारे पास नंबर यहाँ पे है 1302, ठीक है। हम करेंगे क्या, हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें ये मिलेगा और आंसर हमें 130 मिलेगा। तो ये जो 2 है ना, हमने रेज के अंदर डाल दिया, सही है। और उसके बाद हम इसको 130 बना देते हैं। अब हमने ड्रॉप कर दिया, हमने जो उस नंबर से काम करना था हमने कर लिया। अब इसको देखेंगे। अब इसको आप कह रहे हो ज़ीरो आएगा तो क्या करेंगे, तो 130 डिवाइडेड बाई 10 में अगर यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, तो 1 तो डिवाइड होता नहीं है 10 से, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। उसके बाद ये 3 उतर जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर के साथ 3 आ गया। तो अब यहाँ पे 1 आ गया, 10 माइनस किया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे किया 0, अब यहाँ पे फिर से 3 आ गया, 30, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अभी भी रिमाइंडर जो है, मतलब अगर मैं इसको मॉड्यूलो 10 करूँ, मुझे दे तो आखिरी डिजिट ही रहा है ना, तो मेरा तो कोई मसला नहीं हो रहा, कोई मसला ही नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 किया प्लस 0 किया, तो वो 20 ही आ गया। और अब मैं अगली इटरेशन के अंदर फिर ये 13 हो जाएगा। नंबर को मैं फिर से डिवाइड किया ना 10 से, अब मैं फिर से इसका आखिरी डिजिट लगाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये खाली जो ये लेफ़्ट वाला हिस्सा था वो डालूंगा, ठीक है, उसका आखिरी डिजिट निकालूंगा, एक ही है 1। उसके बाद फिर से करूँगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो ब्रेक हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा लूप के अंदर जो परफॉर्म हुए एक्शंस वो एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एल्गोरिदम हमारा जो ये है ना, वो बस यही है कि 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। हम उसके अंदर से आखिरी डिजिट निकाल लेते हैं और उसको रेज के अंदर हम रख रहे हैं, सही है। और अगली बार जब हम आखिरी वाला निकाल रहे हैं ना, जब इधर आते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इधर आए। अब इसको इधर लाने के लिए, ये तो 4 है ना, इसको 43 बना रहे हैं हम। तो पहले हम क्या करें, हम पहले मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं और उसके बाद हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 43 इस तरह से आ रहा है। इसी तरह से जब मैं अब अगली बार नम को डिवाइड बाय 10 करूँगा, ठीक है, 1 2 आ गया। अब मैं इसके अंदर से आखिरी डिजिट लेता हूँ 2, ले लिया। अब मैंने यहाँ पे 2 डालना है, तो 43 को मैं 432 बना रहा हूँ। तो फिर से मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने जो आखिरी नंबर निकाला वो ऐड कर दिया। तो मैं अपने कोड के अंदर भी यही लिखा है, रेज को पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई किया और आखिरी जो नंबर था मैंने वो अंदर ऐड कर दिया, सही है। और फिर मैंने नम को आगे फिर से डिवाइड बाय 10 किया। अगर 0 आ गया ब्रेक कर दिया, अगर नहीं तो ये, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली कि हम रेज को हमेशा शुरू में 0 रखते हैं, क्योंकि आपको कोई प्रेडिक्टेबल वैल्यू चाहिए। वरना अगर आपने पहले ही 500 रखा हो यहाँ पे, तो वो उसके अंदर 500 1 2 3 4 वो बना देगा, 500 4 3 2 1 बना देगा इसको। तो ये है बस। और किस सवाल सर, क्या मैंने रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर? हाँ, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। अगर आपको देखनी है ना, तो मैंने जिस चैनल के ऊपर मैंने बकाया सारी वीडियोस बनाई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं अपनी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए। अच्छा, ये तो मुझे अपनी आ रही हैं क्योंकि मैंने प्राइवेट की हुई वो भी आ रही हैं। ये देख लो, सेमेस्टर 1 की प्लेलिस्ट पहले की बनी हुई है फाइनल्स वगैरह के लिए। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें कवर हुई हुई हैं ना, वो बिल्कुल फाइनल वाले सारा ही कॉन्टेंट हुआ है पूरे कोर्स का, इसलिए वो घंटे घंटे की है। वैसे ये ज़्यादा लंबी है देखा जाए तो, कम सिलेबस के लिए भी। खैर, अच्छा, इसी डॉक का लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना डाल दूँगा अपलोड करके, इसी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देख लो। तो जहाँ मैंने फ़ाइनल प्रिपरेशन की गाइड बनाई हुई है, बकाया सारी चीज़ें बनाई हुई है, यहीं पे आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का। वैसे भी आपको ग्रुप में भेज देंगे, तो उसकी टेंशन ना लो। अच्छा, खैर, और किसी को क्वेश्चन हो? ये नंबर्स वगैरह वाली चीज़ समझ आ गई, क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, इसके अंदर शुरू में लोग अड़ते होते हैं। हाउ टू एक्सेस रिपोजिटरी। 130 को 10 से डिवाइड कैसे किया था? सॉरी, आपका माइक बड़ा अजीब सा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था बोलोगे, क्या कह रही हो? 130 को तो 10 से डिवाइड किया था 1 3 3 और 2 वाली प्रॉब्लम में, वो कैसे किया था? ओके सॉरी, अब आपको लिखना ही पड़ेगा, मेरे कान बहुत ख़राब है, आपको लिखना पड़ेगा।
what is the difference between usage of while loop and for loop, like how do we know where to use for and while loop? अच्छा, जैसे मैंने वो एग्जांपल दी थी, अच्छा यही अगर कोड मैं लिखना हो ना, while के साथ मैंने लिखा है ना, मैं इसको मैं for के साथ भी लिख देता हूँ. चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इसी को मैंने करना हो ना, मैं ये कर दूँगा, ये हो गया. अब ये for loop में इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं हो रही, ठीक है, कंडीशन वही है. और वो जो चीज़ एंड पे बार बार रिपीट कर रहे थे कंट्रोल वेरिएबल को छेड़ने के लिए, जो लूप को कंट्रोल कर रहा है, उस वेरिएबल को हम जो वैल्यू एंड पे चेंज करते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा करो लेकिन आमतौर पे कर रहे होते हैं, तो ये वो यहाँ पे आ गया. अब कौन सा कब यूज़ करना है, कम्प्लीटली अप टू यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है. तो इसके ऊपर नहीं घबराना कि हाँ वाइल लूप से करना है. जो चीज़ आप वाइल लूप से करते हो वो चीज़ आप फॉर लूप से कर सकते हो. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. अगर आपको कोड आता है ये फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट आई. अगर इसको मैंने वाइल में कन्वर्ट करना हो ना, मैं सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है. उसके बाद जो आगे कंडीशन है ना, उसको मैं वाइल के साथ लिख देता हूँ, ठीक है, वाइल यूँ. और उसके बाद मैं यहाँ पे अब जो बॉडी है वो आ गई, और बॉडी के बाद ये वाली चीज़ आ गई. इसी तरह से अगर आपको ये वाइल लूप दिया हो तो आप रिवर्स कर सकते हो कि चलो आप देख रहे हो कि आई जो है वो इनिशियलाइज बाहर हो रहा है, सॉरी मैं सेमीकोलन नहीं डाला इसलिए हो रहा है ये, ठीक है. फॉर लूप है यहाँ पे इंट आई इक्वल 0, ये मैंने वही चीज़ की है, ये लिटरली वही चीज़ हो रही है. तो आप इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है. यूज़ कौन सा कब करना है ये आपके दिमाग आपको जो यूज़ करने का मशवरा दे रहा है वो करो, क्योंकि वही चीज़ मुझे कभी कभी मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मैं आम तौर पे फॉर लूप करूँगा यूज़ जब मैं कोई अरे इटरेशन कर रहा हूँ वगैरह. अच्छा 1302 एग्जांपल एक दफ़ा बता दें. अच्छा एक सेकंड और तो नहीं कुछ कहा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, हाँ ठीक है. If we are given a number and we need to find sum of its digits, how will we do that? Sum of its digits, मुझे आपका मतलब मसला नहीं समझ आया. गिवन अ नंबर और उसके डिजिट्स का, अच्छा मतलब अलग-अलग करके आपने ऐड करना है. चलो कर लेता, बड़ा आसान है. मुझे जो समझ आई है पहले सवाल की वो ये है कि अगर आपको कोई नंबर मिलता है 1 2 3 4, अच्छा पहले बेचारी जैनब के कहलू उसने पहले कहा था 1302, वो भी बाद में कर दूँगा. नंबर इक्वल्स 1 2 3 4, आपको नंबर आया है, ठीक है. और आप कह रहे हो कि आप ये चाह रहे हो कि ये कैसे निकालना है. तो पहले हम एक इंटीजर बना लेते हैं रिजल्ट इक्वल 0, और मैं इसको वाइल से ही कर लेता हूँ. नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. अब रिजल्ट प्लस इक्वल्स नम मॉड्यूलो 10 नम डिवाइड बाय इक्वल 10, तो ये इसका कोड है. अब ये हो क्या रहा है, सबसे पहले ये आखिरी वाला डिजिट लेगा 4, ठीक है, और उसको ऐड कर देगा रिज़ल्ट के अंदर. रिज़ल्ट के अंदर 0 पड़ा हुआ शुरू में ऑब्वियसली. फिर ये नम को डिवाइड कर देगा 10 से, तो ये 1 2 3 बन जाएगा. फिर अगली इटरेशन में आएंगे वो देखेगा चलो ठीक है नम 0 आउट नहीं हुआ तो अभी भी लूप चल रहा है, तो अब ये आखिरी वाला ये नंबर लेगा तो 4 + 3 हो जाएगा. इसी तरह से 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस तरह से सारे ऐड करता जाएगा जब तक पूरा नंबर ख़त्म नहीं होता. अगर ज़रूरत है तो ये भी ड्राई रन करके बता देता हूँ. पहले अब वो दूसरी बात, अच्छा रिपोजिटरी, हाँ रिपोजिटरी यही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर ये सालिया मुज़म्मिल की गिटहब रिपोजिटरी है जिसके अंदर सारे पास पेपर्स पड़े हुए हैं. अगर आपने एक्सेस करना है तो आप ये गूगल पे भी लिख सकते हो गिटहब सालिया मुज़म्मिल, या फिर आप खाली एकेडमिक टाइम मशीन भी लिखो ना तब भी मिल जाएगा. तो ये सबसे पहला लिंक यही आता है. इसके अंदर सारे हर कोर्स की अप्लाइड फ़िज़िक्स जैसे है उसका भी यहाँ पे मैं यहाँ पे खोलूँ, ये उसके मिड हैं, उसके फ़ाइनल हैं. ये 2019 बैच का जो फ़ाइनल आया था ये वो आ गया आपके सामने. तो पास पेपर्स के लिए अगर आपने एक्सेस करना है ये तरीका है. खैर अच्छा 1302 वाली एग्ज़ाम्पल, अच्छा 1302 वाली एग्ज़ाम्पल के अंदर यही था कि 1302 है, 2 हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है. रिज़ल्ट के अंदर 2 आ गया. अब नंबर को हम डिवाइड करें 10 से तो ये 130 बन गया, सही. अब अगली इटरेशन में फिर से वही करेंगे, आखिरी डिजिट ले लेंगे वो इधर एडजस्ट कर देंगे, और वो आपको पता है हम किस तरह से कर रहे हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं फिर हम प्लस कर देते हैं जो आखिरी डिजिट है. अगली बार फिर से हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, फिर 3 लेंगे और वो आ जाएगा इस तरह से, ठीक है. उसके बाद अगली इटरेशन में 1 रहेगा जब हमने फिर से डिवाइड किया है. जब इसको हम 1 मॉड्यूलो 10 लिखते हैं तो ये 1 ही देगा हमें.
फिर हम इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 आ गए तो हमारा लूप ब्रेक हो रहा था। शुड वी यूज़ VS कोड और विजुअल स्टूडियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मैं विजुअल स्टूडियो इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मल्टीपल फाइल्स की कंपाइलेशन में आसानी हो जाती है। वो भी आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी आपको महसूस नहीं होगा, यही है, वरना अब का एक ही चीज़ है। बस कंपाइलेशन में वो आपको लंबी लंबी कमांड्स लिखनी पड़ती, मेरा दिल नहीं करता। अच्छा, और मुझे लग रही ना कि क्वेश्चन है, तो इसलिए अब हम आगे अगले सवाल करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी होगा। अच्छा, अब एक पेपर में आया हुआ है, पता नहीं किधर आया हुआ है, मैं भूल गया हूँ कहाँ से निकाला था, कोई असाइनमेंट होएगी, वैसे पेपर लग रहा है। इंट नम इक्वल 0, ठीक है, कोई नंबर है नम। अब आपने एक कंडीशन बतानी है कि क्या ये नंबर एक 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर है या एक 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर नहीं है। आपने अस्यूम करना है हमेशा इनपुट मतलब पॉजिटिव ही होएगी। तो हो ये रहा है कि आपको कोई नंबर आ रहा है ऊपर से, CN होके आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इस तरह से नंबर है। आपने बताना है कि क्या ये नंबर 5 डिजिट्स का है या नहीं है, या फिर आपको इस तरह से नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो इसके अंदर भी हम डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले 1 2 3 है, इसको मैं डिवाइड करूँ 100 से तो मुझे 1 मिलता है ना। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 होता, 2 2 3 है, इसको मैं डिवाइड बाय 100 करूँ तो ये आपस असल में बराबर होता है 2 के, है ना। अब हम इसी लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे कि 3 डिजिट नंबर निकालना हो तो ये जो आंसर आएगा आपका वो इस तरह से आ रहा होगा ना। सही। अब हम 5 डिजिट्स की जगह 3 में कर लेते हैं, एक ही बात है ना। तो आपको एक नंबर आ रहा है, ठीक है, पहले हम देखते हैं कौन सी चीज़ें, मतलब अस्यूम करते हैं कि ट्रू है ये, ठीक है, कि ये 3 डिजिट्स का ही है। तो क्या करना है हमने, ट्रू के केस में हमें जो देखने वाली चीज़ है ना वो ये है कि हम अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं ना एक 3 डिजिट नंबर को, तो हमें एक सिंगुलर स्पेस वाला मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि मुझे 13 मिल रहा है, अगर यहाँ 4 डिजिट होता तो ये ज़्यादा बड़ा होता, और अगर यही 3 to 5 की जगह 25 होता और उसको मैं 100 से डिवाइड करता तो मुझे 0 मिलता। तो आपको जब भी मिलेगा ना एक 3 डिजिट नंबर के लिए, वो होगा 1 से लेके 9 तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे 7 हो सकता है, या यहाँ पे 9 हो सकता है, या यहाँ पे 1 हो सकता है। अगर 0 हुआ तो ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। और अगर ये 10 हुआ या उससे ज़्यादा हुआ तो ये ऑब्वियसली 3 डिजिट नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो कंडीशन हम इस तरह की लिखेंगे कि अगर कोई नंबर हमें आ रहा है, ठीक है, इफ़ नम डिवाइडेड बाय 100 is greater than 1 and greater than equal to 1 and num divided by 100 is less than 10, ठीक है, या less than equal to 9, तो ये एक 3 डिजिट का नंबर है। इसी तरह से जब आपने इसको 5 डिजिट पे लाना होगा ना, आप बस ये 2 एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दोगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं। तो ये इस तरह से सॉल्व करना। अभी अगला, उससे अगला ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गए, जो हम ये जो मॉड्यूलो का ऑपरेटर है और डिवीजन का ऑपरेटर है ना, अब आपको प्रॉबली जिस तरह के सवाल आते हैं वो उनके अंदर आप इस्तेमाल कर लोगे, आपको समझ आ गया आप किस तरीके से आखिरी नंबर गेट कर सकते हो, किस तरह से आपको पता चल सकता है वगैरह इन चीज़ों में, ठीक है। थोड़ी खुद भी प्रैक्टिस कर लेना अगर टाइम मिला। अब हम अगली पे आते हैं। अगली पे जाने से पहले मैं देख लूँ आपको कोई मसला तो नहीं है अभी पिछली वाली में, अगर है तो बता दो। इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 99 एंड नम, सर ये कंडीशन हो सकती, हाँ हो सकती है, कोई मसला नहीं, ये भी सही है। वैसे ज़्यादा आसान यही है, मैं बिना वजह मॉड्यूलो वगैरह पे लाया हूँ, देखा जाए तो एफिशिएंट भी मेरा ख्याल है ज़्यादा यही होगी क्योंकि इसके अंदर कम ऑपरेशंस लग रहा है। अच्छा, इफ़ एल्स प्रॉब्लम, अब ये एक असाइनमेंट की प्रॉब्लम है, मुझे सुनने में आया था कि कुछ लोगों को इसमें बड़ा मसला हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सवाल की रिक्वायरमेंट यही है कि चलो हमारे मेन्यू के अंदर ना, हमें खाने की जगह हमारे मेन्यू के अंदर 5 ऑप्शंस हैं, ये 5 ऑप्शंस और कि ये 5 प्राइसेस हैं पर किलोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यूज़र को कहना है कि इनमें से इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करो, और उसके लिए आप उससे एक इंटीजर ले रहे हो, ठीक है। तो आप कहते हो कि चूज़ एन ऑप्शन, ठीक है, और आप एक इंटीजर में उसकी चॉइस ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे इंटीजर चॉइस डिक्लेयर कर दिया और मैं यहाँ पे चॉइस लिख दिया। अब
अगर वो चॉइस 1 और 5 के दरमियान में नहीं है, इफ़ चॉइस इज़ लेस देन 1 और चॉइस इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपने रोना डाल देना कि इनवैलिड चॉइस। ठीक है, और ये मैं प्रोग्राम ही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, या आप सिस्टम एग्जिट लिख दो कि भाई मैंने नहीं आपसे बात करनी। पता नहीं रिटर्न ज़ीरो हम लिखते होते हैं ना यहाँ पे एंड पे, वो बेसिकली बस मेन के फंक्शन से आपको निकाल देता है, ये ऑटोमेटिकली पुट हो जाता है अगर आप ना डालो। तो आप ये भी कर सकते हो, वरना एक गंदा वाला तरीका ये है कि आप इधर एल्स लगा के बड़ी सी ब्रैकेट करके ब्रैकेट के इधर बकाया सारा कोड लिखो। तो हाँ, वैसे मेरा ख्याल है आप लोगों को ज़्यादा ये तरीका कराया जाएगा, तो इसलिए इसी पे रहता है अर्ली रिटर्न की जगह। खैर, अब चलो इसको इस तरह से कर लेते हैं। एल्स इफ़ अगर चॉइस 1 है तो क्या करना है, अगर उसने ये चीज़ चूज़ की है तो कॉस्ट जो है ना आपकी पर किलोग्राम वो 1800 है। तो मैं एक कॉस्ट का वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट जो है आपकी होगी 100। वैसे ज़्यादा आसान था कि मैं इसको यूँ करने की जगह फ़िलहाल वो एंड पे एल्स पे लगा दूँ, अभी समझ आ जाएगी। अच्छा चलो, पहली चॉइस क्या है हमारी, हांडी। ठीक है जी, ये 1800 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, एल्स इफ़ मतलब अगर चॉइस 1 नहीं है तो चेक करो कि क्या चॉइस 2 तो नहीं है। अगर 2 है तो आपने ये करना है 2000। इसी तरह से अगली, अगर चॉइस 3 है तो कॉस्ट कितनी है 2200, और अगर वो भी नहीं है तो क्या है, हलीम है। अगर चॉइस इक्वल्स 4 तो क्या है 500 रुपये। ठीक है, और उसके बाद एल्स इफ़ चॉइस इक्वल्स 5। ठीक है, अगर चॉइस 5 है तो उन्होंने बताया है 2500, और अगर इन सारों में से कुछ भी नहीं है, अच्छा ये स्पेस है यहाँ गई, हाँ, अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, सॉरी पांचों में से कुछ भी नहीं है, तो आपने कहना है इनवैलिड चॉइस। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है रिटर्न करने वाला, तो मैं वही कर लेता हूँ। सही है, अब ये रिटर्न ज़ीरो की वजह से ये कभी चलेगा ही नहीं आगे, ये एग्जिट करके प्रोग्राम। ठीक है, अब कॉस्ट के अंदर ना सही वैल्यू पड़ी है उसकी चॉइस के मुताबिक। अब अगली बात है कि उससे पूछो कितने किलोग्राम्स आप चाहते हो। ठीक है, तो सी आउट करो हाउ मैनी किलोग्राम्स, हाउ मैनी केजी लिख दो, हाउ मच लिख दो, जो मर्जी, इन किलोग्राम्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे केजीज गेट कर लिया। ऑब्वियसली अगर वो कोई अजीब हरकत कर रहा है कि केजी असल में मैं लेस देन इक्वल टू ज़ीरो वाली, मतलब कोई नेगेटिव केजीज वगैरह मांग रहा है, तो आपने उसको डांटना है कि भाई अजीब हरकत है, पागल। ठीक है, और उस आप अर्ली रिटर्न कर लो, या फिर आप अस्यूम कर लो कि केजी इज़ ग्रेटर देन 1। मेरा ख्याल है आपके लेवल पे ज़्यादा ये होता होगा। और आगे एल्स में, मतलब अगर उसने इंसानों वाला काम नहीं किया तो आप बड़ा सा एल्स लगा देते हो एक यहाँ पे ज़्यादा आपका बकाया प्रोग्राम यहाँ पे है जो अस्यूम करे कि इसने सही इनपुट दिया है और गलत इनपुट के लिए ये बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से बस केस हैंडलिंग करता है। अब अगर केजी उसने सॉरी ग्रेटर देन 0, हो सकता है आधी लेनी हो या कोई इस तरह से। खैर, अच्छा, हाउ प्लीज़ एंटर द करेंसी। अब करेंसी की बात हो रही है। हमने स्टोर पाकिस्तानी रुपीज़ में किया हुआ है। पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं इन पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट को ना अब मैं देख रहा हूँ कि फ्लूट बनना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ करो कि लाइक वो कहता है कि मैंने 0 मैंने गलत वाला कैलकुलेटर खोला हुआ। हाँ, मैंने 0.99999 या 89 इतने किलोग्राम की लेनी है मैंने हांडी। तो इसको मैं 1800 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। तो कॉस्ट अगर पॉइंट्स में जा रही है तो आपको इसको भी फ्लोट बनाना पड़ेगा, या फिर आप राउंड का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। चलो हम राउंड का, वैसे आसान तरीका ये है ये, लेकिन अब ये बात हो गई है तो मैं राउंड का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे मैं चॉइस को क्यों छेड़ा था, कॉस्ट को करना था वैसे, कॉस्ट को यहाँ पे। खैर, अब कॉस्ट जो होएगी नई वैल्यू वो होएगी कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय केजीज, क्योंकि हमने ये तो कॉस्ट पर किलोग्राम है ना। ठीक है, तो अगर 1 किलोग्राम है
तो वही अगर 2 है तो डबल प्राइस, अगर इस तरह से, ठीक है। और ये 0.5 वगैरह वाले केसेस को भी हैंडल कर लेगा। लेकिन ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे राउंड का ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं, और फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। एक इनबिल्ट ऑपरेशन है, आप ख़ुद भी बना सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, ये कॉस्ट हो गई, और अब आपने बस प्रिंट कर दिया कि आपकी इतनी कॉस्ट है इन रुपीज़, कॉस्ट इन रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे आपने बस लिख दिया कॉस्ट। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, सवाल के अंदर ये है कि उससे करेंसी भी पूछ रहे हैं कि आपने किस करेंसी में अपनी बिल की रसीद देखनी है। तो वो बस बिना वजह की एक्स्ट्रा कन्वर्जन वाली चुस है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। डॉलर का कन्वर्जन रेट उन्होंने बताया हुआ सवाल के अंदर, यूरो का भी बताया हुआ कि इतने रुपीज़ के बराबर है। आपने बस उससे मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना है, और सिंबल यहाँ पे पीछे चेंज कर देना है, वो भी इफ़ लगना है। जिस तरह से यहाँ पे हुआ है ना ये वाला काम, उधर भी बस एल सिर्फ ज़्यादा से लग जाना है, ये होना। तो इस तरह से आप सिलेक्शन पाथ वगैरह डिटर्मिन करते हो। ये प्रैक्टिकल केस है इफ़ एल सिर्फ वगैरह वाली चीज़ों का। अब अगला सवाल करते हैं। टाइम कितना हो रहा है? चलो ठीक है, अभी खाली घंटा ही हुआ, पड़ा है मेरे पास टाइम काफ़ी सही है। लूप प्रॉब्लम्स, अब लूप्स के ऊपर आ जाते हैं। लूप्स की हम खाली 2 प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है। एक करेंगे पैटर्न प्रोग्रामिंग वाली, और एक करेंगे ये वाले। उससे पहले मैं कुछ बता दूं, चलो यही कर लेते हैं, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। ये मेरी असाइनमेंट 1 के अंदर था, ये उधर से निकाला मैंने गूगल क्लासरूम से। टेक अ पॉजिटिव इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इन एन, ठीक है। सही है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है उससे, ठीक है। अगर इंटीजर पॉजिटिव होगा तो आपने प्रोग्राम चलाना है, वरना आपने कहना है इनवैलिड इनपुट। आप लोगों के लेवल पे यही होगा, आप अर्ली रिटर्न बेशक ना करो, ठीक है, आप इस तरह से कर लो। यहाँ पे मैं सी एन ले रहा हूँ, सी एन एन कैन डाल दो भाई। अब उसका जो नंबर है उसके ऊपर आपने करना है। अच्छा, ये बेसिकली इसको 3n+1 कंजेक्चर कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक ऐसा मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म है जिससे अगर आप बार बार अप्लाई करते जाते हो ना, हमेशा आंसर 1 आता है एंड पे, ठीक है। ये उसी की वैसे इम्प्लीमेंटेशन है बस। तो बेसिकली जो ये सवाल है ना, वो कह ये रहा है कि आपको अगर एक इवन नंबर देते हैं ना, ठीक है, मुझे 4 आ गया, तो आपने करना है ये 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया, फिर से आपको इवन नंबर मिले, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर आपके पास एक ऑड नंबर आ गया ना, तो आप वैसे तो ये 1 आ गया, इसको हम नहीं गिनेंगे अब, क्योंकि कंजेक्चर का मकसद ये है कि एंड पे एक बार 1 नहीं आता। चलो हम किसी ऑड नंबर से शुरू करते हैं। 13 है, ठीक है। इसको हमें क्या, चलो एक ऑड नंबर है, उसको किस तरह से डील करना है। उन्होंने कहा 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 9 हो गया जी, यहाँ पे भी 9 हो गया, कुछ इस तरह से। मैं मैथमेटिशियन बोल तो नहीं गया, सही है, हाँ ठीक है। भाई एक सेकंड, सही कह रहा हूँ ना? ओ भाई जा काम कर, सही है। 3, मैं पागल हूँ, ये मैं कहूँ, अच्छा 39 है, ठीक है, +1, तो हमें मिला था 13। ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, मतलब ये जो इन्होंने फार्मूला दिया है वो हमने अप्लाई किया है। 3n+1 आ गया यहाँ पे, मतलब 40 आ गया यहाँ पे। तो 13 से आ गए हम 40 पे। अब 40 एक इवन नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। यही लिखा हुआ ना कि इफ़ n इज़ इवन n डिवाइड बाई 2। अगर वो फिर से इवन है, फिर से करी जाओ। अब एक और नंबर आ गया, तो 3 × 5 15 होता है, 15 + 1 16 आ गया। इसी तरह से मैं इसको 8 बना देता हूँ, इवन नंबर आया, फिर से इवन नंबर आया, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, इवन नंबर आया, और एंड पे हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो आपने बताना ये कि कितने स्टेप्स लगेंगे इसको 1 पे लाने के लिए, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो कोई नंबर आ गया पॉजिटिव जो हमने लिया यहाँ पर। अब हम इसको करेंगे इफ़ n मॉड्यूलो 2 = 0, ठीक है। मतलब अगर इवन है, मतलब 2 से इवनली डिविजिबल है। अगर आपको ये नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूँ। 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर 2 से इवन नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो होगा। इसीलिए 0 भी जो होता है ना, वो भी एक इवन नंबर होता है, क्योंकि 0 मॉड्यूलो 2 भी 0 ही होता है। तो कंडीशन पूरी हो रही है। खैर, ये इवन की कंडीशन होती है,
तो अगर इवन है तो n की नई वैल्यू जो होगी ना वो होगी n डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर n इवन नहीं है, ऑड है, तो n की नई वैल्यू होगी 3 इंटू n प्लस 1। सही। लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने करते रहना है। कब तक? जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाते। ठीक है। और आप ये करली ब्रेसेस लगाए बिना भी कर सकते हो, क्योंकि इफ़ एल्स वाला पूरा क्लॉज एक कंडीशन कंसिडर होती है, एक स्टेटमेंट कंसिडर होगी है। तो आप ये ब्रैकेट्स ना भी लगाओ ना ये वाली, तो चल जाएगा, क्योंकि वो सारी कंडीशंस आपस में एसोसिएटेड है। एल्स के इफ़ के साथ एल्स जुड़ा है, एल्स के साथ ये नीचे वाला जुड़ा है, तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक ही स्टेटमेंट है। तो इसलिए कभी कभी ये भी हो सकता है सिंटैक्स वाइज कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसके ऊपर नहीं कंफ्यूज होना। खैर, और लेंथ वाली जहाँ तक बात थी कि शुरू में हम अस्यूम कर लेते हैं लेंथ 0 है, ठीक है, कि एक ऑपरेशन भी नहीं लगा, और फिर अगर हमने लेंथ प्लस प्लस करना है तो हमें चाहिए होगा। यहाँ पे मैं लेंथ प्लस प्लस कर ही जाता हूँ हर स्टेप के साथ कि इतने स्टेप्स लग गए। ठीक है, पहला स्टेप किया, पहली बार ट्रांसफॉर्म किया, लेंथ 0 से 1 हो गई, अगली बार किया 2 हो गया। तो इस तरह से हमें ये लेंथ पता चल जाएगी इस एक्सपेंशन के। ठीक है, बस इतनी सी बात है ये। उसके बाद पैटर्न प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। अब बात आने वाली है इंटरडिपेंडेंट लूप्स की। अब नेस्टेड लूप्स के अंदर हम आने वाले हैं। अच्छा, अब मैं अगर एक लूप लिखता हूँ इस तरह से i लेस दैन 5 i प्लस प्लस, ये हमें देख के पता चल रहा है कि 5 बार चलेगा। ठीक है, एक बार i की वैल्यू 0 होगी तब चलेगा, 1 होगी तब चलेगा, 4 तक चलेगा, 5 जब होएगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, टूट जाएगा। 5 बार चल रहा है। अब मैं एक और इसके अंदर ही लूप लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा लूप? हर बार जब ये बॉडी में आएगा ये 5 एस्टेरिस्क प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन पे आ जाएंगे हम, तो हमें 5 रोज मिल जाएंगी जिसके अंदर खाली एस्टेरिस्क होएगा अगर हम इसको रन करें। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे j लेस देन i कर दूँ ना, तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगी। अब ये वाला जो है ना, इसकी कंडीशन बाहर वाले लूप की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब आपको एक ट्रायंगल मिल रही है। आमतौर पे जब कर रहे होते हैं हम इसको 1 रख लेते हैं, इसको लेस देन 5 रख लेते हैं, या इस तरह से कुछ है। ठीक है, लेकिन जो मर्ज़ी करना कर लो। पहले वाले के अंदर बेशक ना भी करो, कोई मसला नहीं। बेसिक आइडिया ये है कि इंटरडिपेंडेंस आ रही है। वैसे इसके अंदर तो खाली एक ही चीज़, एक वन साइडेड डिपेंडेंस है। अब ये कैसे होता है? ये क्या हुआ है? ये क्या मजाक हुआ? तो सबसे पहले जब हम आते हैं ना, अस्यूम करो कि i की वैल्यू ना यहाँ पे 0 है, मतलब हम पहली इटरेशन में हैं। तो इधर आएगा j इक्वल 0 होगा, कंडीशन चेक करेगा क्या 0 से कम होता है, नहीं ना, तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होएगी और हम नीचे आ जाएंगे, अगली लाइन पे आ गए। अब हम ऊपर आते हैं, i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू होगी 1। अब ये चेक करेगा j इक्वल 0, क्या 0 1 से कम होता है, हाँ, तो ये एक बार चल जाएगा, अगली बार आएगा। ठीक है, तो अब j भी 1 हो जाएगा, अब j भी 1 हो गया, तो 1 इज़ लेस देन 1 ट्रू नहीं है, तो वो अब टूट जाएगा इनर लूप। तो इस लाइन में खाली एक प्रिंट होएगा, पहले 0 प्रिंट हुए थे, अगली में 1 होएगा, इस तरह से चलता जाता है और ये i अमाउंट ऑफ स्टार्स प्रिंट करी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही होता है। सही। अब इसी को मैंने अगर उल्टा प्रिंट करना हो तो मैं ये करूँगा कि मैं i इक्वल्स 5 कर दूँगा, उसको कहूँगा i इक्वल्स, चलो इस तरह से, इसीलिए क्योंकि ये वाला लूप जो है ये कर क्या रहा है, ये i बार प्रिंट कर रहा है एस्टेरिस्क को। इस कोड का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है ना। तो मैं i की वैल्यू अब शुरू में 5 रख रहा हूँ, बाद में जाके 0 पे ला रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे i माइनस माइनस करना पड़ रहा है, वरना इन्फिनिट लूप चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये उल्टा प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कोड है ना, इस मॉड्यूल का काम यही है। अगर आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि i की जितनी वैल्यू ना उतने एस्टेरिस्क प्रिंट कर दो। ठीक है, तो i की वैल्यू शुरू में यहाँ पे 5 थी, इसलिए शुरू में 5 एस्टेरिस्क आ रहे हैं। पहले वाले केस के अंदर शुरू में 0 थे
और बाद में जाके लाइक 4 पे जाके रुक रही थी। तो अच्छा, और ये साथ ये भी चेंज करना होता है ये, वरना अगर मैं इस तरह से करता ना i = 5, i > 0, और मैं ये करना भूल जाता किसी वजह से, i++, मैं अगर इसको मैं माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस करता, तो ये पहले 5 होएगा, फिर 6 होएगा, फिर 7 होएगा, और कभी भी ये मतलब ये कंडीशन फॉल्स नहीं होएगी। तो ये अगर मैं रन करूँ तो इन्फिनिट लूप चल जाता है। ये पागल हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से एरर आ गया। अब इसी तरह से ये सिंटैक्स हाईलाइटिंग भी ग्रीन इसलिए हो रही है क्योंकि उसको पता चल रहा है कि इन्फिनिट लूप चल गया। अब मैं अगर इसको रन करूँगा अब चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब हम ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको पैटर्न प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो रोम्बस होता है, हम इसकी 4 साइड्स की बात करते हैं आमतौर पर। अभी तक हमने जो बात की है ना, हमने की है इस वाले की, ठीक है, और हमने बात की है इस वाले की। हम इन मतलब फॉर्मेशंस के अंदर अपना डेटा प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए कि आपने इस तरह से प्रिंट कराना है कि लाइक एस्टरिस्क जो हैं आपके वो आ रहे हो इस तरह से, यहाँ पे एक एस्टरिस्क है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, उसके बाद इस लाइन पे यहाँ पे हैं, मैं प्लस से कर देता हूँ, मुझे कम लाइनें लगानी पड़ेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट ये आ रही है इस तरह की शेप, तो क्या करेंगे? तो इसका जो हल है ना, वो है कि आप स्पेसेस प्रिंट करते हो यहाँ पर, और जो आप स्पेसेस प्रिंट कर रहे होगे ना, वो इस फॉर्मेशन में प्रिंट कर रहे होगे। यहाँ पे एक लूप होएगा जो खाली स्पेसेस प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे एक लूप होएगा जो खाली एस्टरिस्क प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये सारे एक बड़े लूप के अंदर होंगे जो रो बाय रो चेंज हो रहा है। अभी करना कैसे, अभी देखते हैं। लेकिन फंडामेंटल आइडिया यही है कि जब आपने इस तरह से करना है ना, तो आपको असल में ये वाला लूप आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो असल में कर रहे हो वो एक ये वाला लूप इस्तेमाल कर रहे हो, और आगे जो है वो आप एक इस तरह का लूप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाली लाइन इसके साथ जाके चिपक रही है। तो इन दोनों को जब आप एक साथ लिखते हो ना एक आउटर लूप के अंदर, तो आपको मिलता है ये वाला, ठीक है। अभी हम करते हैं, तो शुरू करते हैं इसको 0 से लेके चलाते हैं, चलो 1 से लेके चलाते हैं। 1 i = 5, और इसको मैं प्लस प्लस करी जा रहा हूँ, ठीक है। अब पहले हम वो सिंपल वाली ट्रायंगल की बात करते हैं। अभी ये उल्टी ट्रायंगल हमने चलानी है, मतलब शुरू में मैक्सिमम बार करें, आखिर में मिनिमम बार करें। तो इसकी क्या कंडीशन आएगी? चलो मैं बना लेता हूँ int j = अब मैं इसको क्या करूँगा कि क्या होएगा, तो मैं इसको इनिशियलाइज ही 5 से कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ j > 1 या > 1, इस तरह से। अभी हम बाद में फाइन ट्यूनिंग करते रहेंगे। और मैं इसके अंदर कर क्या रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये एक स्पेस कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे मैं वो वाला लगा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। int j = 0 कह लो, j < i। अच्छा हाँ, इसको 1 नहीं करना था, सॉरी, i करना था, j++ cout asterisk, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तकरीबन उस तरह की लग जाएगी, कोई हल्का फुल्का मसला हो सकता है। हाँ, अब हो क्या रहा है, अब इसको ड्राई रन करते हैं समझने के लिए। जब हम यहाँ पे आते हैं ना, i की वैल्यू 1 है, पहली रो के ऊपर है हम खाली, ये देखो cout endl ना, मतलब हर रो हर एक आउटर लूप की इटरेशन है। तो इस आउटर लूप के अंदर शुरू में ये हो रहा है कि मैक्सिमम बारी ना स्पेसेस प्रिंट हो रही है यहाँ पर। तो हम जो बड़ी वाली जिसकी टॉप लिमिट है उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं और इसको उधर तक चलाते हैं, ताकि आखिरी बार खाली एक प्रिंट हो, या काफ़ी बार इस तरह से भी कर सकते हो आप। एक ही बात है दोनों सूरतों में, बस हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस वाले लूप का काम है n - i, मतलब 5 - i बार स्पेसेस प्रिंट करना, ठीक है। इस मॉड्यूल का काम है कि 5 - i बार इसने प्रिंट करना है।
स्पेसेस को, और इस वाले का काम है इसने 5 बार प्रिंट करना है एस्ट्रिस्क को, ठीक है, आई बार, सॉरी आई बार, ठीक है, आई पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं यहीं पे इस तरह से, सही है। अब अगर आप ये कर सकते हो ना, तो आप वो नीचे वाला हिस्सा भी कर सकते हो रोम्बस का। रोम्बस के ये है ना कि चलो ये एक है और नीचे इस तरह से है और ये यूँ है, ठीक है। अब हमने अगर ये वाला हिस्सा बनाना हो, ये क्या है, ये आप देख सकते हो कि एक ये वाली ट्रायंगल है और उसके आगे एक ये वाली ट्रायंगल है। तो बस स्पेसेस अब ये वाला कर रही है। तो मैं अगर इसी चीज़ को ऊपर ले जाऊँ और मैं इसको स्पेसेस बना दूँ, इसको एस्टेरिस्क बना दूँ, तो ये अब देखना, ये वो बन गया, ठीक है। तो आपको कभी कभी आ सकते हैं कि चलो हार्ट प्रिंट करो, ठीक है। वो कहेंगे कि चलो इस तरह से एक शेप है, ये आपको इस तरह से कह देंगे कुछ इस तरह से प्रिंट करो और वो इस तरह से हो। तो आपने इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। आपने पहले देखना है कि अच्छा चलो यहाँ तक जो है ना एक डिफरेंट पैटर्न है, तो एक बाहर वाला लूप अलहदा है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये अलहदा है। ये हमने बाद में कोड में लिखना है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पहले कोड में लिखना है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले तो एस्टेरिस्क आ रहे हैं, उसके बाद ना ज़्यादा सी स्पेसिस का एक लूप है और उसके बाद फिर से एक एस्टेरिस्क का लूप है। तो इस आउटर लूप के अंदर 3 इनर लूप हैं, एक ये एस्टेरिस्क वाला, एक स्पेसिस वाला और एक फिर से आगे वाले एस्टेरिस्क वाला, ठीक है। और इस वाले आउटर लूप के अंदर एक ये स्पेसिस वाला है और एक एस्टेरिस्क वाला है। तो आप इस तरह से ना प्रॉब्लम को ना छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो कि चलो यहाँ पे स्पेसेस आएंगे, यहाँ पे एस्टेरिस्क आएंगे। अब ये थोड़ा काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अब देख लेते हैं किसी को मसला। माई नेट वॉज डेड, अभी वापस आया है यार। वैसे वीडियो तो आ ही जाएगी। स्क्रीन नॉट शोइंग, सेकेंडरी मेमोरी मॉडल पढ़ा दो, सही कह रहे जान। कोल रेफरेंस, अच्छा, लिंक टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। चलो और किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो चलो स्पेसिस ही फिर से बता देता हूँ स्पेसिस में क्या हो रहा है। स्पेसिस वाला लॉजिक यही है कि जब हमने ये ट्रायंगल्स बनाना सीख लिए ना, फंडामेंटल जो है सबसे, ठीक है। तो जब हमने ये वाली बनानी होती है तो यहाँ पे पैडिंग देने के लिए ना हम एक इनविजिबल स्पेसिस वाली बना लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये बस स्पेसिस वाली बना लेंगे, ठीक है। और आगे आप देख रहे हो कि शुरू में मिनिमम है, आगे जाके मैक्सिमम है, तो ये वाली ट्रायंगल लग रही है। तो आप इन दोनों को ऐड करते हो ना तो आपको ये चीज़ मिल जाती है, बस ये स्पेसिस के साथ और ये एस्टेरिस्क के साथ ये हो रहा है। ब्रो ये लेक्चर यूट्यूब अपलोड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इस पैटर्न प्रिंटिंग इंक्लूडेड मिड 1, यार मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये आ गया ना तो नेस्टेड लूप्स आपको आ गए, नेस्टेड लूप्स आ गए तो आपके लूप्स पक्के। और कोई बात, क्योंकि मैं वरना सोच रहा हूँ कि डन करो। इसके अलावा बस क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। अब मिड्स करने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो थी ना, मैंने प्रॉब्लम्स वगैरह आधी असाइनमेंट्स और आधी मिड से ही ली हैं। तो सेक्शन 4 प्रोबेबली डिच। तो अगर आप रिक्वेस्ट करते तो कर लेते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर होगा तो मैंने यही वाला पोर्टल खोलना था। तो क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, आपने कुछ और पूछना तो पूछ लो। एक लेक रहता है हमारा और लूप अभी पढ़े नहीं है, तो ये पैटर्न वाला तो नहीं आएगा। ओके हाँ ठीक है। ये बेसिकली नेस्टेड लूप्स पढ़े हैं हमने, जो भी पढ़े हैं ना। मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं। ये असल में मुझे याद है कि जब हमारी लैब्स हुआ करती थी ना, तब लोग इसके ऊपर बड़ा अटके रहता था, तो मैंने क्या जिक्र करता हूँ। यानी सिंपल हमने एक पैटर्न लगाया है स्पेसिस के लिए और दूसरा पैटर्न लूप के लिए है। हाँ ऐसे ही है, वो दूसरा लूप उसके लिए, सही कह रहे हो। लेकिन ये आउटर लूप के अंदर 2 अलग लूप्स हैं। भाई ऑपरेटर्स का थोड़ा बता दो, कौन से वाले ऑपरेटर्स? आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कौन से ऑपरेटर्स? एक लॉजिक होते, एक अरिथमेटिक गूगल पे सर्च। अच्छा वो बोले वो कहना चाह रहे हो, वो जो कैटेगराइजेशन क्यूट सी बनाई होती है। यार यही है कि देखो, एक कुछ होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, जिसके अंदर ये आ जाता है। चलो मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, सिंटेक्स एरर आ रहा है। मल्टीप्लाई इक्वल आ जाता है, डिवाइड इक्वल आ जाता है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अरिथमेटिक के अंदर ये होते हैं, आपको पता ही है, अभी हमने काम किया इनमें।
और ये मॉड्यूलर भी उसी में होता है। उसके अलावा होते हैं रिलेशनल, वो आपस में रिलेशनशिप डिटर्मिन करते हैं कि ये इक्वल हैं आपस में, ग्रेटर हैं, लेस देन है, या फिर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू हैं। उसके बाद होते हैं लॉजिकल, वो होते हैं एंड, नॉट, और होता है और। कुछ बिट वाइज भी होते हैं ऑपरेटर्स, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह वाले इनको नहीं आपने करना। उसके अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होते हैं, एंड, नॉट, और ये बूलियंस के लिए होते हैं, और ये कंपैरिजन वाले होते हैं रिलेशनल। और कुछ खैर ये जो सारा हुआ है, ये मैं एक बड़ी सी जो डॉक्यूमेंट बनाई हुई है जिसके अंदर मेरा सारा काम पड़ा होता है। आपको इसके अंदर आगे जाके ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, आप अपने इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक मैं अगर ये वाली खोलूँ, PF की खोलता हूँ, ये मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई हुई है जब मैं खुद आप लोगों के साथ पढ़ रहा था। तो ये सारा कुछ टाइम स्टैम्प्ड है, जब आप स्ट्रिंग्स पढ़ोगे तब आप ये देख सकते हो इनपुट वैलिडेशन कैसे करनी है, फंक्शंस किस तरह से करने हैं। कुछ एल्गोरिदम्स थे जो मैं ऐड कर पाऊँ, तब यूज़ होते हैं जब राइट लाइक सारा कुछ स्लाइड्स वगैरह के साथ, और इन स्लाइड्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा उसी के अंदर। ये पास्ट पेपर्स भी सॉल्व हुए पड़े हैं, तो आप बाद में जाके ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वो। ठीक है भाई, आप कौन से सेमेस्टर में हैं? मैं तीसरे सेमेस्टर का हूँ। बस एक साल ऊपर हूँ। एनीवेज और कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ मेरा ख्याल है कि लाइक मेरा और कुछ खास बताने वाला नहीं है। अगर आप लोगों के पास कुछ पूछने के लिए नहीं है तो फिर बस डन करते हैं। कुछ भी नहीं है। शेयर योर यूट्यूब चैनल, हाँ ग्रुप में आ जाएगा, वरना आप खाली अभी फास्ट सर्च करोगे तो प्रॉब्ली तब भी आ जाना चाहिए। व्हाट्सएप मैं नहीं खोल रहा, प्राइवेट इन्फो लीक होएगी। अगर हमने किसी मोबाइल पैकेज पर एडिशनल चार्जेस कैलकुलेट करने हो तो हाउ टू फाइंड दोज बाय लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स। उसके अंदर इफ़ होएगा। जिस तरह की प्रॉब्लम्स की आप बात कर रही हैं वो यही है कि चलो ये एक बेस कॉस्ट है, ठीक है, 500 रुपये है, लेकिन अगर इस बंदे ने रॉबरी कमिट की थी या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, तो आप बस कर देते हो कॉस्ट प्लस इक्वल्स 100, तो आप बस 100 रुपये एक्स्ट्रा डाल दो। इसी तरह से आप आगे जाते हो और पूछते हो कि क्या इस बंदे का कि लाइक फैमिली है, तो हो सकता है आप उसके ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हो, तो आप उसके ऊपर माइनस इक्वल्स 50 रुपीज़ कर दो। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आएगा, अगर ये वाली चीज़ ट्रू होएगी तो 100 ऐड कर देगा, नहीं होगी तो एज इट इज़ जाता रहेगा, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है ये तो चलना ही है दोनों सूरतों में। बस यही है कि यहाँ वाली चीज़ सिर्फ तब होएगी एक्स्ट्रा अगर ये है, वरना कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप उसके अलावा भी कुछ चाहते हो तो आप एल्स करके यहाँ पे कर सकते हो। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप माइनस कर दो या जो से। हाउ टू गेस द नंबर बिटवीन 1 and 100 यूजिंग इफ़ एल्स बट नॉट स्ट्रेचिंग द कोड लेंथ से। पता है क्या है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था इस बात के ऊपर। इसका असल सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे भी इस तरह की असाइनमेंट मिली थी। अगर मैं कोडिंग में जाऊँ यहाँ पर C++ सेमेस्टर 1 असाइनमेंट 1 थी मेरा ख्याल है, या 2 थी, मुझे VS कोड खोलना। खैर वो नहीं, अभी पता चल जाएगा। कहाँ गया? डी कोडिंग C++ सेमेस्टर 1 असाइनमेंट 2 लूपलेस। हाँ ये है, मैंने पहले लूप्स के साथ किया था क्योंकि लूप्स के साथ ही सेंस बनती है। ये देख लो, गेसिंग गेम हमें भी आई थी ना 0 से 100 के लिए। तो इसके अंदर ये है कि नंबर मैक्स और नंबर मिन, मतलब जो मिनिमम रेंज है, ये मैंने बेसिकली वैसे बाइनरी सर्च अप्लाई किया हुआ है, पता नहीं पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं, वैसे नहीं पढ़ा होगा। खैर अच्छा, बेसिकली होता ये है कि आप गेस करते हो कोई नंबर, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं खुद थोड़ा सा भूल गया हूँ अपना कोड लिखा हुआ। इस देयर, हाँ ठीक है, सही है, याद आ गया। आप उसको कोई नंबर देते हो, आप शुरू करते हो 50 से, ठीक है। चलो पेट ही खोलना पड़ेगा।
यहाँ पे मैं 50 डाला शुरू में। अब ये हमारी रेंज है पॉसिबल नंबर्स की, ठीक है, ये 1 है, ये 100 है। आप शुरू में कहते हो 50 मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप पूछते हो कि क्या ये वाला जो नंबर है, क्या ये आपके दिमाग में जो नंबर है उससे ग्रेटर है। अगर वो कहता है हाँ ग्रेटर है, तो आपको पता चल गया कि ये आगे वाले जो सारे हैं, इसके आगे वाले, इन सारों को भूल जाओ, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे 50 कर देते हो। उसके बाद आप कहते हो चलो आप मुझे बताओ 25 जो है क्या आपके नंबर से ग्रेटर है। अगर वो कहता है नहीं, तो वो कहता है चलो ठीक है, इस वाले को भी इंक्लूड कर दो, एक्सक्लूड कर दो। तो अब आपका मिनिमम का एक वेरिएबल होएगा जो मतलब पहले 1 था और अब यहाँ पे 25 पे आ गया, और एक मैक्स का होगा जो कि अब यहाँ पे 50 पे आ गया। इसी तरह से आप एवरेज लेते जाओगे दोनों की, और आप पूछते जाओगे, और एंड पे जाके ये सिचुएशन बन जाएगी कि लाइक इतनी सी रेंज होएगी छोटी सी कि 25 और 26, ठीक है। और वो आपसे आप पूछोगे क्या 26, क्योंकि एवरेज लोगे तो राउंड ऑफ अगर 26 ही बनता ना, तो क्या 26 ग्रेटर है आपके नंबर से। वो कहेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि 25 तो नहीं हो सकता, 26 होगा। इस तरह से ये किया लूप से जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये लूप कंडीशन है। लेकिन मुझे लूप की जब बिना करना पड़ा था ना, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था। बड़ा गंदा तरीका बनता है, और बड़ा एक तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ज़्यादा सा। लूप की कंडीशन ही ना बार बार आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है। ये इस तरह से, ये मैंने सारा वही कोड लिखा हुआ है, बस मैंने वो इफ़ वाली चीज़ कॉपी करके सारा पूरा पूरा कोड ये वाला कॉपी किया हुआ, डाला गया, जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्राइज हो सकती है ना वो कैलकुलेट करके, और उसके अलावा भी कुछ इनवैलिड इनपुट्स के लिए। वो बड़ा गंदा काम हो जाता है। आमतौर पे इसको लूप से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरी बार ये था कि लाइक आप लूप नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपने खाली इफ एल्स से करना। खैर, और अगर कोई सवाल है, वरना अली हमजा भाई रेडी हुए हैं बात करने के लिए। क्या हमारा प्रॉब्लम एफिशिएंट ना हो बट सही हो, विल बी गेट फुल मार्क्स। पीएफ में आ जाएंगे, पीएफ में आ जाएंगे। ब्रो ये लैब में विदाउट इफ़ एल्स वाले क्वेश्चंस करवा रहे। यार लैब, वो लैब और असाइनमेंट के अंदर ही रोला होता है। फाइनल की बारी कोई नहीं रोला डालता, ना मिड की बारी कोई रोला डालता। सही है। और अली हमजा भाई आप कुछ बोलना चाहो? हाँ पीएफ में मिल जाएगा मेरा ख्याल है। नहीं, आई गेस आपने काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। आई गेस अभी कुछ बच्चों में ना मुझे डीएम में क्यूरीज आ रही हैं। अल्टीमेटली मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, एंड अगर किसी भी लाइक किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी तरह की क्यूरी होगी, हम मतलब मज़ीद ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस सेशन। और अदनान समीन ने हैंड रेज किया, अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो। हाँ पूछ लो। यार बात यही है कि जितना एफिशिएंट कोड होएगा आपके उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे अच्छे मार्क्स के। लेकिन अगर आप बहुत ही गंदा कोड लिखोगे तो शायद थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, वरना नहीं होएगा। वरना वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप लाइक ओ ऑफ एन को आपको पता हो क्या होता है, आपसे कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह मेजर नहीं करवा रहे होंगे। सही है, आई गेस अभी और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा लाइक अभी मार्क्स कह रहे हैं कि सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, तो अल्टीमेटली हमारा जो पर्पज़ है सेशन कराने का वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकें। एंड जो जो प्रॉब्लम्स हम जब फास्ट में आए थे हमें आ रहे थे, लाइक स्पेशली आप नई चीज़ों को कैचअप कर पा रहे होते, तो जब आप इस तरह की फ्रेंडली इन्वायरमेंट में वो चीज़ें स्टडी कर लेते तो आप बहुत ईजीली उन चीज़ों को कॉप अप कर लेते हो। सो आई गेस हम होपफुली इन फ्यूचर भी इस तरह के लाइक डिफरेंट कोर्सेज को लेके और डिफरेंट लाइक मिड एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले एक एक सेशन कर लेंगे, ताकि अल्टीमेटली लाइक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको इस लेवल पे आप स्टेबल हो जाओ कि आप अच्छा ग्रेड स्कोर कर पाओ। क्योंकि अगर आप स्टार्ट में अच्छे ग्रेड स्कोर कर लेते हो, बाद में ना मेंटेन करना ईजी होता है, बजाय इसके कि अगर आपका स्टार्ट में ग्रेड ख़राब हो जाए, बाद में उसे लाइक लिफ्ट अप करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मिड के जो क्वेश्चन है ना, ये लाइक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन के टीचर कौन कर बना रहा है, और या लाइक किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर इन्वॉल्व होते हैं और हर टीचर अपने अपने क्वेश्चन अंदर डाल रहा होता है, और बाद में लाइक बामी मुशावरत से पेपर बनता है।
लेकिन यूजुअली लाइक यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 1 घंटे के अंदर-अंदर ना रफली कर सकते हो। इतना लाइक इतना लंबा नहीं हो जाता कि आप उसे कर ही ना पाओ। हाँ, नेस्टेड इफ़ भी यूज़ कर सकते, कोई मसला नहीं, काफ़ी बार करना भी पड़ता है। और जो वही वाली बात मिड के लिए अभी मैं दिखा रहा था स्क्रीन पे कि आप अगर मेरी ये इस डॉक्यूमेंट पे जो जिसके अंदर मैंने हर चीज़ का लिंक डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे शुरू में ही ना पास्ट पेपर्स का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो ये पास्ट पेपर्स का आप लिंक यहाँ से खोल सकते हो। यहाँ पे आपको लिटरली हर कोर्स का मिल जाएगा, पीएफ का भी मिल जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स का भी मिल जाएगा, आगे जाके इलेक्टिव्स तक का मिल जाएगा, पाक स्टडीज़ का भी यहाँ पे आ रहा है। तो इधर आपको सारे मिड्स भी मिल जाते हैं, आपको फाइनल पेपर्स भी मिल जाते हैं। पास पेपर्स में अगर मैं जाऊँ, ये पीएफ फाइनल 19th बैच का अगर मैं खोलूँ तो ये देखो वो आपके पास फाइनल भी आ गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं बस आखिर में, सेल्फ प्रोमो मैंडेटरी होता है, आपको पता ही है। जैसे मैं हर वीडियो के लिए ये पीछे स्लाइड्स बनाई होती हैं, ठीक है। अगर आपने इस स्लाइड से भी खाली पढ़ना हो, मुझे भी कुछ पिछले दिनों को लोग बता रहे थे कि आईसीपी की काफ़ी हेल्पफुल रही है उनके लिए, तो मैं अगर ये उनकी स्लाइड्स खोल लूँ, आपके दूसरे कोर्सेज़ हैं, आप सीएस के ऊपर पागल हुए होते हैं, आपको इस तरह के रैंडम कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, तो ये भी मैंने सारी समरी की हुई है। सारे नोट्स मैंने जो लेक्चर जो हमारा कोर्स पैक होता है सारा पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो आया था ये लाइक उसके अंदर से अहम पॉइंट्स खाली निकाले हुए हैं और उनके ऊपर मैंने मेजर पॉइंट्स क्या हैं बता दिए हैं। सारा कुछ क्रोनोलॉजिकली डिस्कस्ड है, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई हैं ये एक्स्ट्रा हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। और आप इसी का वीडियो वर्जन जिसके अंदर मैं साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर कुछ समझाने के लिए वो भी बता रहा हूँ, और अगर आपका दिल नहीं करा खुद पढ़ने का तो उसके लिए इस तरह से ये वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं वही चैनल पर, ठीक है। ज़्यादा काम आपके वैसे फ़ाइनल की बारी आएगा, क्योंकि मैंने शुरू ही फ़ाइनल की बारी की थी। सेमेस्टर 2 के अंदर फिर भी वैसे ज़्यादा है, क्योंकि सेमेस्टर 2 के अंदर मैं साथ साथ मिड्स वगैरह के लिए भी बनाता गया हूँ। तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊप के लिए आप अगले सेमेस्टर जाके पढ़ोगे, उसके अंदर सेशनल 1 के लिए भी है, सेशनल 2 के लिए भी है, और बाद में फ़ाइनल में जाके पूरे कोर्स के कंटेंट में है। तो ये आपको ये वीडियो भी आपको यहीं से मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा वहाँ पर इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये गूगल डॉक के अंदर मैं सारा कुछ डाल देता होता हूँ। मैं अभी लिंक भी डाल देता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल, अगर आप बुक मार्क कर लो जो मर्ज़ी करना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा। सही है, आई गेस अभी खत्म करते हैं इससे पहले कि बच्चे लाइक अंडे मारना शुरू करते हैं। हाँ तो आई ठीक है। गेस लाइक अब थोड़ा सा लाइक हेक्टिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब फास्ट में इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद ये तो समझ आ गया कि हम घंटे से ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली इन बच्चों ने रफली 2 घंटे इस सेशन को बर्दाश्त कर लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने सीरियस है अपनी स्टडीज़ और सारी चीज़ों को लेके। तो अल्टीमेटली आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, लाइक ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग के रिलेटेड ही हो, किसी भी कोर्स के रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसी ग्रुप के अंदर, कोर्स सीखो वाले ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हम में से ही कोई बंदा ट्राई करेगा कि मैक्सिमम आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस कर दें। तो आई गेस ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। एंड होपफुली आप लोग और भी GDSA के इवेंट्स में आते रहेंगे, एंड अल्टीमेटली हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनिशिएटिव लेते रहेंगे जो आपको थ्रू आउट योर कैरियर, थ्रू आउट योर 4 ईयर काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। So I would like to thank Abdurrahman, अब्दुल्ला एंड ताहा, जिन लोगों ने ये सारा सेटअप करने में एंड अल्टीमेटली ये करिकुलम प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुटिंग की। और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इतने टाइम के लिए हमारे साथ लाइक रहे इस सारे सेशन में। एंड ये काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए, एंड अल्टीमेटली वी विल ट्राई कि हम आपके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको ग्रुप में आंसर कर दें। सो अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हैं। मैं तो खाली अब्दुल्ला के कहने के लिए रुका हूँ, बेचारे का लैपटॉप चल ही नहीं रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इवेंट क्या कह रहे हैं? जीडीएससी के मजीद इवेंट्स होते हैं इसके अलावा, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे जो क्वेश्चन होंगे तो आंसर कर देंगे।
अब्दुल्ला भैया और आपकी अब सेशन क्रैक आउट कर रहे हैं आज खुद ही। डिस्टॉर्शन आ रही है। आई गेस आप ना अपना जो डिटेल मैसेज है वो ग्रुप के अंदर लीव कर मुझे समझ दीजिएगा। आ गई है, कह रहा है कि जीडीएससी के बाहर भी अगर कोई मसला हो तो आप बात कर सकते हैं हमसे। एक्सटी बड़े अच्छे हैं हम, ये कह रहे हैं मेरा ख्याल है। ऐसे ही है, ये अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है। ये अब्दुल्ला और अब्दुलरहमान और ताहा इस तरह के लोग आपको चलते फिरते यूं ही नजर आ जाएंगे। मैं हूँ ही इतना बिल्कुल, जहाँ पे 8 भी ये बजे तक नजर उधर ही आए होता हूँ। इनको बस पकड़ के आपने घेर लेना और इनसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोडिंग के अलावा और लाइक स्टडीज़ के अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे पास भी आ सकते हो। लेकिन अगर कोडिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ट्राई टू रीच आउट दीज गाइस जो कि मेरे से बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं। एंड अल्टीमेटली आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। So thank you for taking out your time and we will hope कि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम काफ़ी अच्छे हों। एंड अल्टीमेटली हम इसको रैप करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।